देखना तो देखना, अब हम लोग थोड़ा सा आगे और देखते हैं। कॉम्बिनेशन में हम लोग जो देख रहे थे इसी में देखना, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन होता इफ देर आर 5 persons, if there are 5 persons sitting in a row, ठीक है, if there are 5 persons sitting in a row, ठीक है, number of ways to select, two persons such that they are not adjacent, ठीक है। जैसे मान लो अपना ये होता, ठीक है, कि 5 लोग अपने रो में बैठे हुए हैं, तो इनमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे ताकि वो तुम्हारे एडजेसेंट सिलेक्ट ना हो, ठीक है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन सुना, तो देखना P1 P2 P3 P4 P5, तो मान लो ये कुछ 5 लोग पहले से बैठ रखे थे या खड़े थे, जो भी थे। अब इनमें से हमें 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है ताकि वो दोनों एडजेसेंट ना हो। मीन्स सोचो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूं, देखो ये एडजेसेंट नहीं है, या तो मैं इसको और इसको सिलेक्ट कर सकता हूं, या तो मैं इसको और इसको सिलेक्ट कर सकता हूं, या मैं P2 और P4 कर सकता हूं, या मैं P2 और P5 को कर सकता हूं, या मैं P3 और P5 को कर सकता हूं। देखो टोटल इतने तरीके होते हैं, ये चला, इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों को, इन दोनों को या इन दोनों को। तो सर ना टोटल में 1 2 3 4 5 6 में टोटल 6 तरीके होते इन 5 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के, ताकि उनमें से तुम्हारा कोई भी एडजेसेंट नहीं होता। ये चला कि इन टोटल तुम्हारे कितने तरीके होते, टोटल 6 तरीके होते इनको सिलेक्ट करने के। अब इसको ऐसे गिनने में तो समझ में आ रहा था, अब अगर इसको कॉम्बिनेशन से करना होता या एनसीआर से करना होता तो कैसे करते। तो ये भी समझ में आ रहा है कि टोटल तरीके इन 5 में से 2 को सिलेक्ट करने कितने थे, 5C2। सोचो इन 5 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके 5C2 होते, लेकिन इस 5C2 में सोचो इन 5 में से कोई भी 2 सिलेक्ट हो सकते थे, बट हमें वो वाले केसेस नहीं चाहिए थे जब एडजेसेंट वाले सिलेक्ट हो जाते। तो सोचो इन 5C2 में से कितने ऐसे तरीके होंगे जब एडजेसेंट वाले सिलेक्ट हो रहे होंगे, वो माइनस कर दो तो पक्का वो वाले बचेंगे जिसमें कोई भी 2 एडजेसेंट नहीं होंगे। इजला ये टोटल तरीके थे 5C2 इन 5 में से किन्हीं भी 2 को सिलेक्ट करने के। अब इनमें से मैं क्या कर रहा हूं, वो केसेस हटा दे रहा हूं जब सर दोनों एडजेसेंट वाले सिलेक्ट हो गए हो। तो सोच जब ये 2 सिलेक्ट हो गए हो, या ये 2 या ये 2 या ये 2, तो सोचो टोटल मुझे 4 केसेस माइनस करने पड़ेंगे। चला 5C2 में से अगर 4 केसेस माइनस कर दोगे तो यही तो वो केसेस थे जब एडजेसेंट वाले सिलेक्ट हो गए थे, तो ये माइनस कर दो, मींस पक्का अब जो सिलेक्शन होंगे पक्का वो नॉन एडजेसेंट होंगे जो कि हमें चाहिए थे। ये समझ में। लेकिन सर ना इसी केस में सर ना अगर मैं पर्सन्स को अगर 6 कर दूं, P1 P2 P3 P4 P5 P6, सर ना अब 6 पर्सन्स है, ठीक है, या 7 कर लो चलो। अब मान लो क्वेश्चन होता इनमें से मुझे 3 को सिलेक्ट करना है, ध्यान देना, इनमें से मुझे 3 पर्सन्स को सिलेक्ट करना है सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट, और जिन 3 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं उनमें से समझना कोई भी 2 लोग एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। इसमें इस बार क्वेश्चन क्या है कि 7 लोगों में से तुम्हें 3 लोगों को सिलेक्ट करना था जिनमें से कोई भी 2 एडजेसेंट ना हो, ठीक है। अब इसमें समझना थोड़ा सा गंदा होगा, कि जब तुम अगर गिनने जाओगे तो सर ना काफी मुश्किल होगा। जैसे अगर तुमने इसको गिना, इसको गिना और इसको गिना, या इसको, इसको और इसको, या ये और ये, समझ गए। तो P1 P3 के साथ P5 आ सकता था, या P6 या P7, वो सारे केस हम ले लिए। अब P1 P4 के साथ लेते हैं, तो P1 P4 के साथ भी समझना या P6 आता, या P1 P4 के साथ समझना क्या आता, P7 आता। तो P1 P4 के साथ भी जितने केस होते हैं हमने वो भी ले लिए, ठीक है। या P1 P5 के साथ एक ही आता, कौन सा, P7, एक केस ये बनता। अब P1 वाले सारे केस हो गए, अब P2 के साथ देखते हैं। तो P2 P4 के साथ या P6 आता, या P2 P4 के साथ कितना आता तुम्हारा, P7 आता, समझ गए। या P2 P4 के साथ हो गया तो P2 P5 के साथ कितना आता, P7 आता, ठीक है। अब P2 के साथ भी सारे केस हो गए, अब P3 के साथ आते हैं। तो P3 के साथ P3 P5 P7 एक ही बचेगा। देखो इतने सारे केसेस आए, तो 3 लोगों को सिलेक्ट करने के सजेट नोट हुआ रजिस्ट्रेशन कितने केस आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ गए ना। हो सकता है इसमें एक आध कम हो, ठीक है। मैं रफली मैंने कुछ ऐसे गिना तो कुछ ऐसे 10 टाइप के आए अपने,
ठीक है, ये चीज ठीक है, लेकिन हर बार हम ऐसे तो करने से रहे। अब इसमें समझना दिक्कत ये है कि इस बार मैं टोटल माइनस समथिंग भी नहीं कर सकता। ध्यान देना, अगर तुमने टोटल कहा कि सात में से किन्हीं भी तीन लोगों को सिलेक्ट कर लो, ये टोटल तरीके होते किन्हीं भी तीन को सिलेक्ट करने के। अब इनमें से हम वो केस हटा दे जब लोग एडजेसेंट आ गए थे। तो लोग जब एडजेसेंट आ गए थे तो जब से ना ये तीन सिलेक्ट हो गए होंगे वो माइनस करना पड़ेगा, या जब ये तीन सिलेक्ट हो गए होंगे वो माइनस करना पड़ेगा, या जब ये तीन सिलेक्ट हो गए होंगे वो माइनस करते। तो 1 2 3 4 5 तरीके से समझना हमें ये वाले माइनस करने पड़ते। पिछला 5 तरीके ये होते जो हमें माइनस करने पड़ते जब हमने एडजेसेंट वाले सिलेक्ट कर लिए होंगे। लेकिन ध्यान देना, अब हमें कुछ और भी केसेस माइनस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन क्या था, सच दैट नो टू आर एडजेसेंट, मींस वो सारे केसेस हमें माइनस करने पड़ेंगे जब कोई भी दो लोग एडजेसेंट सिलेक्ट हो गए होते। बट सोचो ये जो मैंने माइनस किया वो क्या माइनस किया, जब सोचो तीनों के तीनों एडजेसेंट थे। बट सोचो वो वाले केस तो मुझे अभी भी माइनस करने पड़ेंगे जब सोचो दो लोग एडजेसेंट सिलेक्ट हुए थे और एक नॉन एडजेसेंट सिलेक्ट हुआ था। तो सोचो अब इसमें मुझे कुछ और केसेस भी माइनस करने पड़ते। और वो केसेस कौन से होते, जब मैंने दो एडजेसेंट वाले सिलेक्ट कर लिए होते और एक कोई दूसरा सिलेक्ट कर लिया होता। तो जैसे समझना मैंने P1 P2 को सिलेक्ट कर लिया, अब P1 P2 के साथ या P4 को या P5 को या P6 को या P7 को, तो सर चार केस वो माइनस होते। ये चला जब मैंने P1 P2 को सिलेक्ट किया और जो तीसरा बंदा था वो नॉन एडजेसेंट था, समझ गए कि तीनों एडजेसेंट वाले केस हमने यहां माइनस कर दिए। अब हम कौन से केसेस माइनस कर रहे हैं, जब दो एडजेसेंट थे और एक अलग था। तो इन दोनों को सिलेक्ट किया, इसके साथ इसको 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 इसको, चार तरीके। या P2 P3 को सिलेक्ट किया, अब P2 P3 को सिलेक्ट करोगे तो ध्यान देना तुम P1 और P4 को नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें दो एडजेसेंट चाहिए और एक नॉन एडजेसेंट चाहिए। तो P2 P4 के साथ P5 P6 या P7 तीन केस ये माइनस होंगे। P3 P4 के साथ ध्यान देना P1 आ सकता है, तो P1 P6 P7 तीन तरीके ये होंगे। P4 P5 के साथ ये दो हट जाते, बचते कितने, तीन तरीके ये होते। इन दोनों के साथ ये हट जाता ये हट जाता, तो वापस से कितने तरीके होते, तीन तरीके होते। और लास्ट में P6 और P7 के साथ ये नहीं आ सकता, तो कितने तरीके होते, चार तरीके होते। पता नहीं बहुत ज्यादा से नहीं लग रहे, देखते हैं। तो 7C3, तो 7C3 कितना होगा, 7 6 5 बाई 6, 7 इंटू 5 35, तो 35 माइनस 3 4 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, तो 35 माइनस 25 कितना आ गए, 10। देखो तो आंसर वही है 10 जो हमने सोचे थे, ठीक है। लेकिन शायद समझ में आ रहा होगा, ना तो ये तरीका इफेक्टिव है ना ये तरीका इफेक्टिव है, क्योंकि हर बार थोड़ी हम गिनते फिरेंगे। ये तो तब भी छोटा क्वेश्चन था। अब इसी में सोचा मैं देता कि 20 लोग हैं और उनमें से तुम्हें 6 लोग को सिलेक्ट करना है नो टू एडजेसेंट, तो पागल आते ऐसे करते करते। तो पहले समझ में आया कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ये समझ में आया कि ऐसे करने में दिक्कत क्या होगी। अब जरा इसी में सोचने की कोशिश करो कि अगर यहीं पे सोचो, अगर सोचो 10 लोग होते, P8 P9 और P10, और सोचो मुझे 4 लोगों को सिलेक्ट करना होता सच दैट नो टू आर एडजेसेंट, तो सोचो ना तुम ये कर पाते ना ये कर पाते। कि सोचो तुम जब ये करने जाते कि टोटल में से हम कुछ केस माइनस कर दे, तो सोचो कौन कौन से केस माइनस करने पड़ते। तुम्हें सोचो वो सारे केस माइनस करने पड़ते जिसमें सोचो चारों साथ में आ गए हो, फिर तुम वो केस माइनस करने पड़ते जिसमें 3 साथ में और एक अलग हो, माइनस वाले केसेस करने पड़ते जब 2 साथ में हो और 2 अलग हो, या माइनस वो केसेस करते जिसमें 2 साथ में हो और 2 अलग साथ में हो। सोचो तुम्हें ये सारे केसेस माइनस करने पड़ते तब जाके तुम्हारा आंसर मिलता। तो शायद समझ में आ रहा होगा कि इस वाले तरीके में और इस वाले तरीके में दिक्कत क्या आ रही है। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, एक अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसको अगर हम लोग ऐसे नहीं कर पा रहे तो क्या करें। ये देखना काफी सही चीज है। जैसे ना इसको करने के लिए मैं शुरुआत से आता हूं। जैसे ना मुझे 5 लोग थे, P1 P2 P3 P4 P5, इनमें से मुझे क्या करना था, 2 लोगों को सिलेक्ट करना था सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। इसी से देखने की कोशिश करते हैं, तो या तो इन दोनों करते या इन दोनों को, या P1 P5 या P2 P4 या P2 P5 या P3 P5। ये सारे केसेस, ये 6 केसेस थे, इनमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसी में से ना अगर हमें सर ना क्वेश्चन सोचो, अगर ये होता, ध्यान देना, क्वेश्चन सोचो अगर ये होता कि तुम्हारे मान लो सर एक नया क्वेश्चन होता कि 5 लोग हैं, इनमें से 2 पर्टिकुलर लोगों को साथ में नहीं बैठना, था ना। अगर सर उस वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, उसमें क्या था कि अगर 5 लोग हैं तुम्हारे पास, सर नए क्वेश्चन की बात कर रहा हूं,
जिसमें दो पर्टिकुलर लोगों को साथ में नहीं बैठना होता है। तो उस केस में सोचो हम लोग क्या करते हैं। तो मान लो सर ना 5 लोग हैं तुम्हारे P1 P2 P3 P4 P5, P1 P2 P3 P4 P5 है ना। ये क्वेश्चन अलग है, ये मैं अलग बात कर रहा हूं। अब इनको मुझे क्या करना, रो में बिठाना था सच दैट दो ऐसे पर्टिकुलर लोग हैं, मान लेते हैं P1 और P2 थे, जिनको साथ में नहीं बैठना। तो जरा याद करो हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे, इन दोनों को हटा देते थे। अब इन दोनों को हटाने के बाद इन तीनों को प्लेस करने के लिए इन तीनों को हम लोग प्लेस कर देते थे। तो इन दोनों को हमने प्लेस कर दिया, मान लो कैसे भी, P3 P4 P5। सर हम लोग यही तो करते थे कि जिनको साथ में नहीं बिठाना होता था गैप मेथड यूज करते थे। इनको हटा दिया, बाकी तीनों को बिठा दिया। अब इनके बीच में हम लोग क्या करते थे, गैप्स सर्च करते थे। तो सर ना जैसे मैंने कहा कि अब इनके बीच में सर ना 4 गैप्स थे, तो 4 गैप्स थे तो मैं कोई भी 2 गैप सेलेक्ट करता था। तो समझना, अगर मैंने ये वाला गैप और ये वाला गैप सेलेक्ट किया है ना, तो और इसमें मैंने क्या किया, P1 P2 को बिठा दिया, P1 P2 को बिठा दिया। तो ये फील करने की कोशिश करो, इसको ऐसे सोचने की कोशिश करो कि हमने एक फर्स्ट पोजीशन पे और एक थर्ड पोजीशन पे बिठाया P1 और P2 को। देखो यहां से गिनना चालू करो, तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड। तो देखो अगर मैं फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे बिठाऊंगा तो पक्का P1 और P2 साथ में नहीं बैठेंगे। ये चला। और सिमिलरली समझना, अगर मैंने यहां फर्स्ट और थर्ड से अगर उठाया होता तो भी सोचो वो साथ में नहीं होते। अभी आ जाएगा। और सोचो और गैप्स कैसे हो सकते थे, और गैप सोचो ये हो सकता था। सुना, एक तो तरीका ये था कि गैप कौन कौन से गैप में बिठाया हमने, एक इस वाले गैप में और एक इस वाले गैप में। समझे, 2 गैप्स हम सिलेक्ट करने थे, या तो इस वाले गैप में सिलेक्ट करते, इन दोनों में बिठाते। या सोचो P1 P2 को जब हमें गैप में बिठाना होता, या तो सोचो मैं ये वाला गैप सिलेक्ट करता और एक ये वाला गैप सिलेक्ट करता। सोचो गैप, या तो मैं ये वाला गैप सिलेक्ट करता और ये वाला गैप सिलेक्ट करता बिठाने के लिए P1 P2 को। और सर जब तुमने ये 2 गैप सिलेक्ट किए होते, तो अगर पोजीशन वाइज अगर देखोगे तो ये सोचो उस गैप, ये फर्स्ट पोजीशन है इन 5 में, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। मैं सोचा इनडायरेक्टली तुमने एक फर्स्ट पोजीशन पे बंदा बिठा दिया और एक फोर्थ पोजीशन पे बंदा बिठा दिया। और इसमें भी सोचो अगर तुमने एक फर्स्ट पे बिठाया होता और एक फोर्थ पे बिठाया होता, ठीक है, या उनको उठाया होता तुमने, तो पक्का है वो दोनों तुम्हारे एडजेसेंट नहीं होते। कुछ आ रहा समझ में? मींस इनडायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन था, ध्यान समझने की कोशिश करना, ये जो क्वेश्चन है इसमें 5 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के जितने तरीके हैं उतने ही तरीके समझना यहां पे 5 में से 2 पर्टिकुलर लोगों को गैप में बिठाने के हैं। ये दोनों समझना सेम नंबर ऑफ वेज देते हैं। देखो क्योंकि इसमें सोचो P1 P2 को गैप में बिठाने के तरीके कितने होते, 4C2 इतने तो तरीके होते, और ये सोचो कितना होता है, 6 ही होता है अपना। ये थोड़ा बताया। जैसे इसमें सर अगर हम P1 P3 को, सर अगर हम P1 P2 को, अगर सर ना मैंने एक ये वाला गैप सेलेक्ट किया होता और एक ये वाला गैप सेलेक्ट किया होता, तो सर ना पोजीशन देखो, तो पोजीशन कौन कौन सा हमने बिठाया। ये फर्स्ट सर ना, अब इसमें है क्या, P3 यहां बैठा है, P1 यहां, P4 यहां, P2 यहां, P5 यहां। तो कौन कौन सी पोजीशन मैंने सेलेक्ट की, फर्स्ट सेकेंड, एक सेकेंड पोजीशन, थर्ड फोर्थ, एक फोर्थ पोजीशन। तो सेकेंड और फोर्थ पे तुमने क्या किया, P1 P2 को बिठाया। मीन्स अगर तुमने सेकेंड और फोर्थ से ही अगर तुमने 2 बंदों को अगर उठाया होता, देखो सेकेंड और फोर्थ से ही अगर तुमने 2 बंदों को अगर उठाया होता तो पक्का दोनों नॉन एडजेसेंट होते। ये झल्ला मैं क्या कर रहा हूं, मीन्स 2 लोगों को बिठाने के एक गैप में जितने तरीके होंगे उतने ही तरीके होंगे यहां से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के, ताकि वो एडजेसेंट ना हो। इनडायरेक्ट बेसिक मीनिंग बस यही है। देखो जैसे मान लो ना 7 लोग थे, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7। मान लो ऐसा क्वेश्चन था, इसमें से मुझे 3 को सिलेक्ट करना है सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट, है ना। इसमें से मुझे क्या करना था, 3 लोगों को सिलेक्ट करना था ताकि कोई भी 2 तुम्हारे क्या हो, एडजेसेंट ना हो। समझ गए? तो सर ना इसको करने का मैं सर ना एक अल्टरनेटिव तरीका मैं ये कह रहा हूं कि मान लो एक नया क्वेश्चन होता है जिसमें 7 लोग हैं तुम्हारे पास, इनमें से 3 पर्टिकुलर लोगों को तुम्हें साथ में नहीं बिठाना, या नो 2 आर एडजेसेंट वाला क्वेश्चन होता, तो हम लोग क्या करते, दादा ना पर्टिकुलर लोग हैं तो P1 P2 P3 मान लेते, वो 3 लोग ये होते P1 P2 P3, तो इनको हटा दो। तो इनको हटाने के बाद क्या करोगे, जो बाकी जो 4 हैं उनको बिठा दो, P4 P5 P6 P7। ध्यान देना हमें फैक्टोरियल वाले पार्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान देना। ऑब्वियस है तो पहले हम इन चारों को अरेंज करते, फिर इनमें गैप ढूंढते, फिर इनको भी अरेंज करते, बट हमें खाली
जो गैप सिलेक्शन वाला पार्ट था खाली हमें उसमें इंटरेस्टेड था कि गैप हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते थे। तो देखना, अगर मैंने चारों को बिठा दिया P4, P5, P6, P7, अब इनके बीच में गैप कितने होते? 1 2 3 4 5, 5 गैप होते। तो 5 गैप में 3 लोगों को बिठाने के तरीके कितने होते? 5C3। और देखो ये कितना होता है? 10 ही होता अपना। ये अब इसी में देखते हैं कि कैसे इसके सारे आंसर और इसके सारे आंसर सेम आएंगे। जैसे समझना, अब हम इन 5 में से समझना कोई भी 3 गैप सेलेक्ट करते हैं। तो सर ना, अगर मैंने मान लो एक ये वाला गैप, एक ये वाला गैप और एक ये वाला गैप सेलेक्ट किया होता, तो इनडायरेक्टली सोचो हमने किस किस पोजीशन में P1, P2 को P3 को बिठाया। एक फर्स्ट पे, ये सेकंड, ये थर्ड पे। तो एक फर्स्ट पे बिठाया, एक थर्ड पे बिठाया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एक सिक्स्थ पे बिठाया। सोचो इनडायरेक्टली हमने यही तो किया, एक फर्स्ट पोजीशन पे, एक थर्ड पे और एक सिक्स्थ पे बिठाया। तो अगर सोचो सेम पोजीशन से अगर मैंने यहां पे अगर उठाया होते तो पक्का वो भी नॉन एडजेसेंट होते। तो देखो, अगर तुमने फर्स्ट से, थर्ड से और अगर सिक्स्थ से उठाया होता तो देखो पक्का वो नॉन एडजेसेंट होते। ये चला मिस, ये एक तरीका था गैप सेलेक्ट करने का। तो सर यही एक तरीका था इसमें से सिलेक्ट करने का ताकि ये तीनों एडजेसेंट ना हो। और सोचो गैप सेलेक्ट करने के तरीके क्या होते? सोचो, या तो तुम ये वाला गैप सेलेक्ट करते, एक ये वाला करते और एक ये वाला करते। तो इनडायरेक्टली सोचो तुमने पोजीशन कौन कौन सी सिलेक्ट करी, एक सेकंड, एक फोर्थ और एक सेवेंथ। तो सिमिलरली इसमें सोचो अगर तुमने एक सेकंड से उठाया होता और एक फोर्थ से उठाया होता और एक सेवेंथ वाला उठाया होता तो पक्का वो नॉन एडजेसेंट होते। तो शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो कि जितने तरीके हमारे पास गैप्स को सिलेक्ट करने के होंगे उतने ही तरीके हमारे पास क्या होंगे, इनमें से उतने बंदों को सिलेक्ट करने के सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। आया समझ में? मीन्स अब कभी भी अगर ये वाला क्वेश्चन होगा कि सर ना कुछ लोग तुम्हारे बैठे हुए हैं, इनमें से हमें कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है सच दैट नो टू आर एडजेसेंट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा सोच लेंगे कि भाई तुम्हारे पास कितने लोग हैं, इनको तुम्हें क्या करना है, रो में बिठाना है ताकि इनमें से उतने ही पर्टिकुलर लोग क्या होने चाहिए, कोई भी दो साथ में नहीं आने चाहिए। देखो ठीक है, और अगर ये नहीं आया तो मैं अभी फॉर्मूला बता दे रहा हूं इसका, वो याद कर लेना। ठीक है, तो जैसे ना, अब जैसे अगर मान लो क्वेश्चन होता कि तुम्हारे पास 8 लोग हैं, 8 पर्सन्स, तुम्हें क्या करना है, 3 को सिलेक्ट करना है सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। ध्यान देना, ये क्वेश्चन तभी वैलिड होगा जब कौन सा केस हो, नो टू आर एडजेसेंट वाला केस हो। तो 8 लोगों में से तुम्हें 3 को सिलेक्ट करना है सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। तो इसी को हम उल्टा सोचेंगे कि 8 लोग हैं, तुम्हें इनमें से क्या करना है, इनको बिठाना रो में ताकि 3 पर्टिकुलर लोग ऐसे हैं जिनको साथ में कभी नहीं बैठना। तो हम लोग क्या करते हैं, 8 में से इन 3 लोगों को भगा दो, बाकी 5 को बिठा दो। तो बाकी 5 को बिठाते, इनके बीच में गैप कितने होते, 5 लोग हैं रो में तो गैप कितने होंगे, एक ज्यादा 6। तो इन 6 में से, इन 6 गैप में से कोई 3 गैप सेलेक्ट करते और उसमें 3 को बिठाते। तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा, 6C3। ध्यान देना, हमें फैक्टोरियल वाले पार्ट में वापस से मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट नहीं है, हमें बस किस में इंटरेस्टेड है कि जो गैप्स हैं उनको सिलेक्ट करने के कितने तरीके थे। तो 6 गैप में से 3 गैप को सिलेक्ट करने के इतने तरीके थे। मिस पक्का इस केस का भी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, सीधा 6C3 आएगा। ये चला ठीक है, अगर वो तरीका ना समझ में आया, बहुतों को नहीं आता, तो सीधा याद कर लो। ठीक है, तो सुना, जैसे अगर मान लो होते 12 लोग होते, 12 पर्सन हैं, 5 लोगों को सिलेक्ट करना है सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। ठीक है ना, ये मान लो केस होता। तो 12 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। तो क्या करते, वापस सेम क्वेश्चन, 12 लोग हैं, इनमें 5 लोग ऐसे हैं जिनको कभी भी साथ में नहीं बैठना। तो क्या करेंगे, 12 में से 5 को हटा देंगे, बाकी 7 को बिठा देंगे, और इन 7 के बीच में जो गैप्स होंगे वो एक ज्यादा होंगे, मींस 8 होंगे। तो इन 8 गैप्स में से हम लोग 5 गैप्स सिलेक्ट करते इन 5 को बिठाने के लिए। समझ गए? तो सीधा आंसर ये आता। तो शायद अब हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं इसका कि अगर n पर्सन्स बैठे हुए हैं, n पर्सन्स बैठे हुए हैं आर सिटिंग, ठीक है, नंबर ऑफ ways to select r of them such that no two are adjacent, तो कितने तरीके होते? तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो जाता कि n लोग हैं जिनमें से r पर्टिकुलर लोगों को साथ में नहीं बैठना। तो क्या करेंगे, n में से इन r लोगों को भगा दो, बाकी n - r लोगों को यहां बिठा दो।
अब उन n माइनस आर लोगों के बीच में गैप जो होंगे वो एक ज्यादा होगा, और उन n माइनस आर प्लस 1 गैप में से हमें क्या करने थे, टोटल r गैप सिलेक्ट करने थे इन r लोगों के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला बना वो कुछ अपना ये बन जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 कितना CR। लेकिन मैं जनरली बार बार ऐसे ही करूंगा जैसे मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। तो अगर ना समझ में आया हो ये तरीका तो सीधा ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे अगर मान लो 20 लोग होते तो मैं जिसमें से 7 लोगों को सिलेक्ट करना होता सच दैट नो टू आर एडजेसेंट, तो 20 में 7 को हटाओ, बचे 13 लोग, उनको बिठाया, उनके बीच में गैप 14, तो 14C7 आंसर होता सीधा, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया सबको। तो ये हमने देखा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर पीपल सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में देखना, तो ये तो हमने सर ना बात किया था कि क्या, कि अगर लोग अगर रो में अगर बैठे होते तो उसमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके होते ताकि वो एडजेसेंट ना हो। लेकिन इसी में समझना, अब मान लो अगर नया क्वेश्चन होता कि 5 पर्सन्स, ध्यान देना, 5 पर्सन्स सिटिंग इन अ सर्कल, 5 पर्सन्स सिटिंग इन अ सर्कल, ठीक है। Number of ways to select 2 of them, number of ways to select 2 of them such that no 2 are adjacent, such that no 2 are adjacent, ठीक है। मान लो ये केस होता कि 5 लोग अगर सर्कल में अगर बैठे होते तो इनमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे ताकि वो दोनों एडजेसेंट ना हो, ठीक है। देखते हैं। तो समझना, अगर मैं इसको गिनने की कोशिश करूं तो गिनने की कोशिश अगर करते तो देखना, एक से जो P1 और P3 को ले लो, देखो इन दोनों को अगर सिलेक्ट करोगे तो पक्का वो एडजेसेंट नहीं होंगे, P1 P3 को। पिछला एक से जो P2 और P4 को कर लो, या P1 के साथ ही पूरे कर लो, पहले P1 P3 को कर दिया, अब P1 और P4 को कर दूं, सोचो P1 और P4 को अगर इन दोनों को करते तो पक्का ये भी एडजेसेंट नहीं होते। सोचो P1 और P5 को नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट हो जाते, ठीक है। तो P1 के साथ सारे हो गए। अब सोचो P2 के साथ P2 और P4 को कर लो, P2 और P4 को इनको सिलेक्ट करोगे तो भी पक्का एडजेसेंट नहीं होंगे। P2 और P5 को भी कर लो, P2 और P5 ये दोनों भी एडजेसेंट नहीं होते। P2 P1 को कर नहीं सकते, ठीक है, इसके भी हो गए। अब P3 के साथ ध्यान देना, P3 P1 को पहले कर चुके हैं, तो P3 P1 तो हो चुका है बट P3 P5 नहीं हुआ, तो P3 और P5 को सिलेक्ट कर लो। देखो P3 और P5 को अगर सिलेक्ट करोगे तो पक्का है दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे। P3 P1 हो चुका है, P3 P2 कर नहीं सकते, P3 P4 कर नहीं सकते। P4 के साथ P1 को कर सकते हैं बट वो केस हम पहले ले चुके हैं। P4 के साथ P2 को भी ले सकते हैं, वो पहले केस में हम लोग पहले ले चुके हैं, तो इसके भी हो गए। P5 के साथ P2 को ले सकते हैं, वो केस भी हो चुका है। P5 के साथ P3 को भी ले सकते हैं, वो केस भी हो चुका है। मिस ना यही सारे केसेस थे। मिस टोटल जो हमारे पास तरीके आए वो तुम्हारे कितने आए, 1 2 3 4 5। मिस इनमें से ना 5 तरीके ऐसे थे जिनमें तुम 2 लोगों को सिलेक्ट करोगे ताकि कोई भी 2 तुम्हारे क्या हो, एडजेसेंट ना हो। ये चला, लेकिन ऑब्वियस होता है ये हर बार हम ऐसे करेंगे तो है नहीं। तो इस केस में हम लोग इसको सोचे कैसे, ना ये काफी अच्छा है। तो इसमें समझना क्या करो, इस सर्कल को यहां से काट दो, यहां से काट के इसको खोल दो। तो सोचो यहां से काट के अगर इसको खोलते तो क्या बनता, P1 P2 P3 P4 P5। समझ गए ना, हमने क्या करा, यहां से सर्कल कट कर दिया और इस पूरे को खोल दिया। तो सुना ये से ना 5 कुछ ऐसा आ जाते, लेकिन ध्यान देना एक्चुअल में सर्कल है, मींस एक्चुअल में ये दोनों एडजेसेंट है। इसमें बारे में क्या कह रहा हूं, एक्चुअल में ये दोनों एडजेसेंट थे बट अभी मैंने क्या किया, इनको काट के एक रो में खड़ा कर दिया इनको। समझ गए। अब समझना ये क्वेश्चन सर ना अब रो का बन गया। सर ना मान लो अगर हमने इसको काट दिया और इन सब 5 को रो में खड़ा कर दिया तो सर अब ये क्वेश्चन किसका हो गया, रो का हो गया। तो अब रो में अगर इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते कि भाई 5 लोग हैं, इनमें से तुम्हें 2 लोगों को सिलेक्ट करना है सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट, समझना, सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट। तो क्या करते, तो सिंपली क्या करते हम लोग, सीधा इनडायरेक्टली क्वेश्चन किसका हो जाता है कि 5 में से 2 लोगों को तुम्हें बिठाना है सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट। तो क्या करते, 5 में से 2 को हटाते, बाकी 3 को बिठाते।
इनके बीच में गैप कितने होते? 1 2 3 4। उन 4 में से हम लोग क्या करते? 2 गैप्स को सिलेक्ट करते। ये तो करते, समझो, 4 में से 2 गैप्स को सिलेक्ट करते। इतनी तरीके तो होते हैं आंसर रो के निकालने के। अब सुना वो तरीके क्या क्या होते हैं? अगर तुमने सोचो एक ये वाला गैप और ये वाला गैप सिलेक्ट किया होता, मींस इनडायरेक्टली तुम कौन कौन से पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हो? एक फर्स्ट वाले को और एक थर्ड वाले को, मींस इसको और इसको। तो सर ये फील करने की अगर सर्कल में होते, उसमें भी अगर तुमने इन दोनों को अगर सिलेक्ट किया होता तो सर कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल सही तरीका है। या तो सुना जो तुमने 4 में से 2 गैप सिलेक्ट किए, उनमें से तुमने ये गैप और ये वाला गैप सिलेक्ट किया होता, मींस इनडायरेक्टली कौन से 2 पोजीशन उठाया? एक सेकंड से और एक फोर्थ से। तो एक सेकंड से और एक फोर्थ से। तो अगर सर्कल में भी सोचो अगर तुमने इन दोनों को अगर उठाया होता तो भी सोचो कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल वो नॉन एग्जिस्टेंट होते। या वो सोचो तुमने जो गैप सिलेक्ट किए होते, एक ये वाला और एक ये वाला किया होता, तो इनडायरेक्टली सोचो कौन कौन से पोजीशन तुमने सिलेक्ट किया होता, एक सेकंड और एक फिफ्थ। तो इसमें भी सोचो अगर तुमने सेकंड और फिफ्थ वाला पोजीशन वाले बंदे को उठाया होता तो पक्का वो नॉन एग्जिस्टेंट होते। लेकिन समझना एक छोटी सी दिक्कत आ जाती अगर तुमने ये वाला गैप और ये वाला गैप सिलेक्ट किया होता। ये फील करने की कोशिश करो कि अगर तुमने ये वाला गैप और ये वाला गैप अगर सिलेक्ट किया होता, देखो रो में बिल्कुल से एक वैलिड केस है। अगर 5 लोग अगर रो में हैं तो पहला बंदा और आखिरी बंदे को सिलेक्ट करने का बिल्कुल एक सही तरीका होता ताकि वो दोनों एग्जिस्टेंट ना हो। लेकिन इस केस में सोचो अगर तुमने पहले वाले बंदे को और आखिरी वाले बंदे को अगर सिलेक्ट किया होता तो एक्चुअल में तो सोचो इस सर्कल में थे, मींस एक्चुअल में ये दोनों तुम्हारे एडजेसेंट थे। मींस रो में समझना जो हमने ये वाला एक केस गिना था, जो हमने फर्स्ट और लास्ट में से बंदे को सिलेक्ट किया, समझना ये केस समझना सर्कल के केस में इनवैलिड होगा। जैसा ना ये केस हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इजला क्या हुआ? ठीक है, तो टोटल समझना 6 में से एक केस हटा दो जो कि गड़बड़ कर रहा था, चूंकि सर्कल का केस था, तो बाकी जितने होंगे वो तुम्हारे सही आंसर होंगे। थोड़ा बताया हम लोग कर रहे हैं, मींस इनडायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं। सर्कल में सेम चीज को करने के लिए पहले हमने क्या किया? रो में करा। अब रो का हमने आंसर निकाल दिया। अब रो में हमने आंसर तो निकाल दिया, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि रो में जिन लोगों को सिलेक्ट करने के तरीका एक वैलिड था वो सर्कल में इनवैलिड हो जाए, क्योंकि रो में से अगर तुमने फर्स्ट और लास्ट वाली अगर पोजीशन अगर सिलेक्ट कर ली होगी तो सोचो सर्कल के केस में वो तो इनवैलिड होगा, ये तुमने इनडायरेक्टली इसको सिलेक्ट कर लिया और एक्चुअल में ये सोचो दोनों कनेक्टेड थे। तो वो सारे केसेस बस मुझे क्या करना पड़ेंगे? इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये और कठिन होता है सोचना, थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं है तो एक फॉर्मूला इसका बनता ही है, वो याद कर लेना। थोड़ा सा और देखो, है ना, एक और बताता हूं। जैसे ना 7 के केस में अगर देखते हैं कि अगर 7 लोग अगर हैं ना, P1 P2 P3 P4 P5 P7, ये अगर मान लो सर्कल में होते हैं और इनमें से मुझे क्या करना है, ध्यान देना, 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। 3 लोगों को सिलेक्ट करना है सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। तो वापस से समझना मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, ये झिलता है ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से चीजों को काट के इनको रो में अरेंज कर देना। तो क्या करता है, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ये रो में आ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में सर ना ये सर्कल में ये है, बस ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। समझ गए ना? बस मैंने क्या इसको खोल के रो में कर दिया। तो सोचो क्वेश्चन को कैसे करते, इनमें से तुम्हें 3 को सिलेक्ट करना है सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। तो क्या करते, पहले रो में करने के लिए क्या करते हैं, 7 में से हम लोग 3 लोगों को भगा देते हैं। तो 7 में से 3 को भगाया, 4 को बिठा दिया। अब इनके बीच में 5 गैप्स होते, उन 5 गैप्स में से हम लोग क्या करते, 3 गैप्स को सिलेक्ट करते और जितने तरीके गैप को सिलेक्ट करने के होते उतने हमारे आंसर आते रो के केस में। ध्यान देना, तो सुना अगर समझना तुमने गैप समझना, ध्यान देना, अगर सिलेक्ट किए होते एक ही वाला, एक ही वाला और एक ही वाला, तो इनडायरेक्टली सोचो तुम किन 3 पोजीशन से बंदे को सिलेक्ट कर रहे हो, एक फर्स्ट से, एक थर्ड से और एक फिफ्थ से। और सोचो अगर तुमने फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाला बंदा अगर चूज किया होगा तो बिल्कुल सोचो सर्कल के केस में भी एक वैलिड सिलेक्शन है सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। ये चला, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को सिलेक्ट करो, पक्का एक वैलिड केस है। अगर सोचो तुमने जो गैप अगर सिलेक्ट किया होता वो अगर मान लो सिलेक्ट किया होता ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो सोचो पोजीशन तुमने कौन कौन सिलेक्ट की, सेकंड, फिफ्थ और सेवेंथ। तो सोचो अगर तुमने सेकंड, फिफ्थ और सेवेंथ बंदे को अगर सिलेक्ट किया होता तो देखो पक्का वो नॉन एडजेसेंट होते। तो ये भी सोचो एक वैलिड सिलेक्शन था। ये चला, अगर सोचो तुमने जो गैप सिलेक्ट किए होते वो ये वाला, ये वाला, ये वाला सिलेक्ट किया होता तो पोजीशन कौन सी ली, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। तो सोचो सेकंड,
फोर्थ और सिक्स्थ, अगर तुमने इन तीन पर अगर सिलेक्ट किया होता तो ये भी एक वैलिड सिलेक्शन होता। तो बस हमें यही तो देखना है कि देखो तो टोटल इसमें तरीके कितने होते, 5 गैप में से 3 गैप सिलेक्ट करने के जितने तरीके होते, तो सोचो टोटल इसमें 10 तरीके होते। अब बस हमें यही तो देखना है कि इन 10 में से कौन से इनवैलिड होते इन केस ऑफ सर्कल। तो अब जरा ये फील करने की कोशिश करो कि इन 5 में से तुम्हें 3 गैप सिलेक्ट करने हैं। सोचने की कोशिश करना कि इन 5 में से एक ये गैप, एक ये गैप, ये इन 5 में से तुम्हें 3 गैप सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, और वो सर्कल के केस में इनवैलिड हो जाए। तो जरा फील करो वो कौन से 3 गैप होंगे, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। तो सोचो मैं कह रहा हूं वो 3 गैप जो होने हैं उसमें से सोचो 2 गैप ये और ये होने पड़ेंगे। सोचो अगर 2 गैप अगर ये और ये हो गया और तीसरा गैप इसमें से और इसमें से कोई भी हो जाए, जैसे अगर मान लो सर ना, अगर मान लो तुमने ये 3 गैप सिलेक्ट कर लिए होते, ये वाला और ये वाला, तो ये सोचो रो के केस में बिल्कुल एक वैलिड सिलेक्शन था, क्योंकि रो के केस में अगर तुमने फर्स्ट पोजीशन से सिलेक्ट किया, एक थर्ड से और एक लास्ट से, तो बिल्कुल सही नो टू एडजेसेंट है। लेकिन सेम चीज अगर तुमने सर्कल में कर दी, एक फर्स्ट से, एक थर्ड से और एक सेवंथ से, मींस P1 P3 और P7, तो P1 और P3 तो बिल्कुल सही थे, लेकिन तुमने P7 को भी कर दिया, या ऐसे फील करो कि ये दोनों सोचा आपस में कनेक्टेड थे, तो ये दोनों एक्चुअल में एडजेसेंट आ गए होंगे। ये चला। तो सुना एक्चुअल में हुआ क्या, जब इन दोनों को तुमने सिलेक्ट किया और तीसरा बंदा ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, सोचो ये तीनों ही केस इनवैलिड होते, मीन्स ये तीनों ही केस हमें क्या करना पड़ते, सर्कल के लिए माइनस करने पड़ते। कुछ आया समझ में? तो उम्मीद है शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये भी बड़ा मुश्किल होता समझना, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, कभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि ऐसा हमने करा कैसे, बस आंसर निकालना जरूर आना चाहिए। लेकिन ठीक है, तो एक मैं थोड़ा ज्यादा मैं बता देता हूं, ठीक है, नहीं तो फिर मैं फॉर्मूला बता दूंगा। जैसे अब अगर मान लो 10 लोग अगर सर्कल में होते, ठीक है, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10, ठीक है, 10 लोग अगर सर्कल में है, तुम्हें 4 लोगों को सिलेक्ट करना है सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। तो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको यहां से खोल देंगे। तो इसे खोलेंगे तो क्या होगा, 10 लोग तुम्हारे क्या आ जाएंगे, रो में आ जाएंगे, P5 P6 P7 P8 P9 P10। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग क्या करते, तो आंसर कैसे निकालते, तो उल्टा क्वेश्चन सोचते कि 10 लोग हैं भाई, इनमें से 4 लोगों को कभी भी साथ में नहीं बैठना, तो क्या करते, 10 में से 4 को हटा देते, बाकी 6 को बिठा देते। अब इनके बीच में जो गैप होते वो कितने होते, 7। तो इन 7 में से हम लोग क्या करते, 4 गैप्स को सिलेक्ट करने के जितने तरीके होते उतना ही आंसर होता रो का, समझ ना। ये आंसर किसका, रो का आता, कि रो में अगर 10 लोग होते उनमें से 4 को सिलेक्ट करते सच दैट नो टू आर एडजेसेंट, तो उसका आंसर ये आता। अब सुना ये जो 4 थे, हमें कहते हैं इन 7 गैप में से कोई भी 4 गैप सिलेक्ट किया, तो सुना वो 4 गैप कोई भी हो सकते थे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। तो सो ये जो 4 गैप था, सोचो अगर तुमने ये वाला गैप ये वाला गैप ये वाला और ये वाला, अगर ये 4 गैप अगर सिलेक्ट किए होते, मींस इनडायरेक्टली तुमने पोजीशन कौन सिलेक्ट की, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ और 8। तो सेकंड फोर्थ सिक्स्थ और 8 अगर यहां से सिलेक्ट करते तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो अब हमें बस वाले केस माइनस करने हैं जो रो के केस में तो एक वैलिड था बट सर्कल के केस में इनवैलिड था, और वो जो सिलेक्शन होंगे उसमें शायद ये तो पक्का समझ में आना चाहिए कि उसमें से ना जो 2 गैप्स होंगे उसमें ये 2 गैप तो पक्का हमने सिलेक्ट कर लिए होंगे। इजरा कि हमने क्या कहा, 7 में से तुमने कोई भी 4 गैप सिलेक्ट किए, तो सर वो सारे केसेस माइनस करेंगे जब तुमने पक्का ये वाला और ये वाला गैप सिलेक्ट कर लिया होता, समझो, क्योंकि रो के केस में वो वैलिड होता और सर्कल के केस में इनवैलिड हो जाता। तो जब तुमने ये वाला और ये वाला गैप पक्का सिलेक्ट कर लिया था, वो सारे केसेस में माइनस करने पड़ेंगे। तो सर टोटल तुम्हें 4 सिलेक्ट करने थे जिसमें 2 पक्का तुमने ये सिलेक्ट कर चुके हो, तो कितने तरीके होंगे, तो सर टोटल तुम्हें 4 करने थे, 2 ये कर चुके हो, बाकी 2 करने के 1 2 3 4 5। तो जब तुमने इन 5 में से कोई 2 सिलेक्ट किए होते, वो केसेस हमें क्या करने पड़ते, माइनस करने पड़ते। हिजला, ठीक है, यह समझना। अगर ये नहीं आया हो तो बड़ा ही सिंपल तरीका एक होता है अपना, कि जैसे सर्कल के केस में 5 लोग अगर हैं, 2 लोगों को सिलेक्ट करना है सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। तो देखो रो का आंसर तो लिखना आ गया कि अगर 5 लोग अगर रो में होते
और उनमें से 2 को सिलेक्ट करना होता सच दैट नो टू आर एडजेसेंट, तो उसका आंसर तो हमें पता ही है 4C2। अगर सर्कल में अगर होंगे तो सिंपल सी चीज क्या होती है कि ऊपर में से 2 कम कर दो, नीचे में से 2 कम कर दो, ये उसका आंसर होगा। ये चला कि रो का हमें लिखना अगर आता है, मान के चलो रो का लिखना आता है, अब अगर सर्कल का आंसर लिखना होता है तो सिंपली क्या करो, ऊपर से 2 कम कर दो, नीचे से 2 कम कर दो। सिमिलरली इसमें भी 7 लोग थे, 3 लोग को सिलेक्ट करना था सच दैट नो टू आर एडजेसेंट, तो देखो रो का आंसर ये होता। अब सर्कल के केस में क्या करो, ऊपर से 2 कम कर दो, तो 5 - 2 3, 3 - 2 1, ये आंसर होता है। सिमिलरली इस वाले केस में 10 लोग हैं, 4 को सिलेक्ट करना है, नो टू एडजेसेंट, तो देखो रो के केस में आंसर ये होता। और सर्कल के केस में क्या हो जाएगा, सिंपली ऊपर में से 2 कम कर दो, नीचे में से 2 कम कर दो, ये आंसर हो जाता सीधा। मींस ऊपर से 2 कम करो, नीचे से 2 कम करो, सीधा वही आंसर होगा। ये चला, तो अगर वो चीजें ना समझ में आई हो तो सीधा इस फॉर्मूले को रट लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो देखना क्वेश्चन देखते इस पे। हाँ देखना, जैसे मान लो ये 2 क्वेश्चन होते, पहले देखना क्या है, इन अ बुक शेल्फ देयर आर 10 बुक्स केप्ट इन अ रो। मान लो एक बुक शेल्फ होता जिसमें 10 किताबें रखी होती लाइन बाय लाइन रो में। ठीक है, क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 बुक्स आउट ऑफ देम, तो इन 10 में से मुझे क्या करना था, 4 बुक्स को सिलेक्ट करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था पहला कि वो जो चारों सिलेक्शन होने चाहिए वो चारों के चारों कंसेक्यूटिव होने चाहिए। तो सर ना अगर सर ना 10 बुक्स अगर लाइन में रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ठीक है, अब इसमें से मुझे क्या करना था, 4 बुक्स का सिलेक्शन करना था और चारों के चारों कंसेक्यूटिव होने चाहिए थे। तो देखो कितने तरीके होते, तो या तो सोचो मैं ये इन चारों को सिलेक्ट करता, या सोचो मैं सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन चारों को करता, या थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इन चारों को करता। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर लो, तो इससे अगर स्टार्ट करते तो इसके साथ 4 बुक्स 1 2 3 4, इससे अगर स्टार्ट करते तो इसके बाद 3 बुक्स और ये सिलेक्ट करते, इससे अगर स्टार्ट करते तो ये 4 सिलेक्ट करते। तो देखो लास्ट सिलेक्शन कौन सा होता, लास्ट सिलेक्शन सोचो इन चारों का होता, और उसमें सोचो किससे स्टार्ट करते, इस वाले से। और ये कौन सा बुक है, 10वां 9वां 8वां 7वां, सोचो 7वां बुक था। तो देखो पहला तरीका, दूसरा तरीका यहां स्टार्ट करो, तीसरा तरीका यहां स्टार्ट करो, चौथा यहां से, 5वां यहां से, 6वां यहां से, 7वां यहां से। तो टोटल 4 कंसेक्यूटिव बुक्स को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होते, 7 तरीके होते हैं। चला अगला देखना, कॉर्नर बुक्स आर ऑलवेज सिलेक्टेड। अब इसने कहा 4 बुक्स को, देखो हमारा काम क्या था, चारों बुक्स को सिलेक्ट करना, जिसमें से ये पक्का हो गया कि कॉर्नर वाली तो हमें लेनी है, तो ये वाली और ये वाली तो हमें पक्का लेनी थी। ठीक है, अब लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हमें टोटल 4 किताबें सिलेक्ट करनी थी, 2 पक्का आ चुकी हैं, बाकी 2 और चाहिए। तो बाकी 2 को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होते, 8C2। सर ना और कोई दिक्कत तो दी नहीं थी, तो बाकी 8 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अगला कहते हैं देयर इज अ गैप ऑफ एटलीस्ट 1 बुक बिटवीन एवरी सिलेक्टेड बुक्स। मींस जो भी हम 4 बुक्स सिलेक्ट कर रहे हैं उन चारों में से किन्हीं भी 2 के बीच में कम से कम 1 बुक आनी चाहिए। समझ गए, देयर इज अ गैप ऑफ एटलीस्ट 1 बुक बिटवीन एवरी 2 सिलेक्टेड बुक्स। समझ गए, मींस कोई भी हम बुक सिलेक्ट करेंगे उनके बीच में कम से कम 1 बुक का गैप तो होना ही चाहिए। तो सोचो इसी क्वेश्चन को मैं इनडायरेक्टली ये भी तो सोच सकता हूं कि मुझे 4 बुक्स का सिलेक्शन करना है, सोचो 4 बुक्स सिलेक्ट करने हैं सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। ये फील करने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही तो है, कि सर नो टू आर एडजेसेंट में क्या होगा, हर 2 सिलेक्टेड बुक के बीच में कम से कम 1 बुक आएगी, तभी तो एडजेसेंट नहीं है। और ये भी तो हमसे वही पूछा गया था। तो सोचो ये इनडायरेक्टली कौन सा क्वेश्चन हो गया कि 4 बुक्स तुम्हें सिलेक्ट करनी है सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। और इसी को मैं ऐसे सोच सकता हूं कि 10 लोग रो में बैठे हुए हैं जिनमें से तुम्हें 4 लोगों को सिलेक्ट करना है सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। और रो में इसका आंसर हमें पता है, कैसे करते थे, 10 में से 4 लोग हटा दो, बाकी 6 को बिठा दो, उन 6 के बीच में गैप कितने होंगे, 1 ज्यादा 7, तो उन 7 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 4 गैप्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर होता। ये चल गया ना, ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन कौन सा हो गया कि 10 में से तुम्हें 4 लोगों को सिलेक्ट करना है सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। तो कैसे करते थे, 10 लोग आ रहे हैं जिनमें से 4 पर्टिकुलर लोगों को साथ में ही बैठना, 10 में से उन 4 को हटा दिया,
बाकी 6 को बिठाया, उनके बीच में गैप कितने होंगे? 7। उन 7 गैप में से क्या करेंगे? उन 4 लोगों के लिए गैप सेट कर लेंगे। ये समझ गया ना? तो इसका आंसर कुछ ये आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला देखना, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म by joining the vertices of an octagon such that no side of octagon is common to that of triangle। ये देखना काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन क्या है, ये एक ऑक्टागन था, ठीक है। अब मुझे समझना क्या करना था, ये जो वर्टिसेस थी, ठीक है, इनका यूज करके मुझे क्या करने थे? ट्रायंगल्स फॉर्म करने थे, ठीक है। मुझे क्या करना था? इन सारी वर्टिसेस को जोड़ के मुझे क्या करने थे? ट्रायंगल्स फॉर्म करने थे। लेकिन ट्रायंगल्स सर ना रैंडमली कुछ तो भी फॉर्म नहीं करने, मुझे ऐसे फॉर्म करने हैं कि ट्रायंगल का कोई भी साइड ऑक्टागन की साइड कॉमन ना आ जाए, ठीक है। तो जैसे इसमें देखना सर ना, अगर समझना, पहले तो ये फील करने की कोशिश करो ना, पहले तो ये फील करने की कोशिश करो कि अगर मान लो मुझे ये कुछ कंडीशन नहीं दी होती, सिंपली अगर पूछा होता कि इन वर्टिसेस को ज्वाइन करके तुम कितने ट्रायंगल्स बना सकते हो, मान लो कोई भी कंडीशन नहीं है तो कितने ट्रायंगल बनते हैं। तो ये फील करने की कोशिश करो कि ट्रायंगल बनाने के लिए सोचो बेसिकली मुझे 3 वर्टेक्स चाहिए। अगर सोचो तुम्हें 3 वर्टेक्स अगर मिल गए तो पक्का एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या होगा कि यहां पे तुम्हारे पास टोटल 8 वर्टिसेस थी, तो इनमें से सोचो तुम किन्हीं भी 3 को सिलेक्ट करोगे तो पक्का एक ट्रायंगल बनेगा। सोचो अगर तुमने इसको इसको और इसको सिलेक्ट किया होता तो सोचो एक ट्रायंगल बनता, देखो इन तीनों से। अगर तुमने सोचो ये वाला और ये वाला सिलेक्ट किया होता तो भी सोचो एक ट्रायंगल बनता। सोचो मींस तुम जितने तरीके से सोचो 3 वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकते हो उतने ही डिफरेंट ट्रायंगल बना सकते हो। और सोचो तुम्हारे पास वर्टिसेस कितनी है? 8। तो 8 वर्टिसेस में से 3 वर्टिसेस सिलेक्ट करने के तरीके कितने होते? 8C3 तरीके होते। और सो जितने डिफरेंट तरीके से तुम 3 वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकते हो उतने डिफरेंट हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल बना सकते हैं। ये चला, तो ये क्या होता? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म, है ना। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या समझना, अब ये जो 8C3 थे ये क्या था कि हमने इन 8 वर्टिसेस में से किन्हीं भी 3 को सिलेक्ट कर लिया, समझना, किन्हीं भी 3 को सिलेक्ट कर लिया। तो सोचो एक केस ये वाला भी आता जब हमने इस वाले को इस वाले को और इस वाले को सिलेक्ट किया होता, तो देखो ट्रायंगल ये वाला बनता। और ये फील करने की कोशिश करो, ये जो ट्रायंगल था उसका जो साइड था वो ऑक्टागन का भी साइड से क्या था? कॉमन था। सोचो इस ट्रायंगल का जो ये वाला साइड है वो ऑक्टागन के साइड के साथ कॉमन है। इवन ये वाला साइड भी जो था ट्रायंगल का वो भी ऑक्टागन के साइड के साथ कॉमन था। हाँ, ये वाला साइड जो था ट्रायंगल का वो ऑक्टागन के साइड के साथ कॉमन नहीं था, लेकिन ये दो तो थे। मींस ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका जो साइड है वो ऑक्टागन के साइड के साथ कॉमन है। और हमें समझना ऐसे ट्रायंगल नहीं चाहिए। देखो ये तो क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे कितने ट्रायंगल हम लोग फॉर्म कर सकते हैं सच दैट नो साइड ऑफ द ऑक्टागन इज कॉमन टू दैट ऑफ ट्रायंगल। मींस ऑक्टागन और ट्रायंगल में कोई भी साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए। मींस हमें ये ट्रायंगल काउंट नहीं करना चाहिए था। ये चला, सोचो अगर मैंने सोचो अगर ये वाला ट्रायंगल अगर बनाया होता तो था इसको लेते कि नहीं लेते? ये जो ट्रायंगल होता इसको हम काउंट करते कि नहीं करते हमारे आंसर में? तो सुनिए क्वेश्चन है, ये जो ट्रायंगल है इसका भी सोचो ये वाला जो साइड था वो ऑक्टागन के साइड के साथ कॉमन था। ये चला, मींस इस वाले ट्रायंगल को भी हमें कंसीडर नहीं करना था। तो पहले क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन उठता है कि अब हम इसको करेंगे कैसे। देखो ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा था कि भाई अगर हमें ट्रायंगल बनाना है तो ये तो कंफर्म है कि सोचो मुझे 3 वर्टेक्स लेने पड़ेंगे। टोटल मेरे पास 8 वर्टेक्स थे, मुझे 3 वर्टेक्स लेने हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमें कोई भी साइड कॉमन नहीं करना ऑक्टागन के साथ। तो इस बार समझना, ये फील करने की कोशिश करो, ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई भी साइड कॉमन कब आएगा ट्रायंगल और ऑक्टागन में। ये जरा फील करने की कोशिश करो कि कोई भी साइड कॉमन कब आएगा एक ट्रायंगल और ऑक्टागन में। सो ना अगर सोचो मैंने वर्टेक्स अगर ये वाला और ये वाला सिलेक्ट किया होता तो सोचो साइड क्या कॉमन आता ऑक्टागन के साथ ट्रायंगल का? सोचो बिल्कुल आता। इन तीनों को ज्वाइन करो, तो देखो इन तीनों को अगर तुम ज्वाइन करोगे तो शायद समझ में आ रहा होगा कि देखो ये जो साइड था वो कॉमन आया था। ये चला, अगर सोचो तुमने ये वाला और ये वाला सिलेक्ट किया होता, ठीक है, तो क्या ट्रायंगल का साइड ऑक्टागन के साइड के साथ कॉमन आता कि नहीं आता? देखो
सोचो इस बार सोचो बिल्कुल नहीं आता। सोचो ये जो ट्रायंगल बना उसका कोई भी साइड सोचो ऑक्टागन के साइड के साथ कॉमन नहीं है। तो क्या सोच पा रहे हो कि सोचो कब ऐसा हो रहा है कि कॉमन आ रहा है, कब ऐसा हो रहा है कि कॉमन नहीं आ रहा। शायद क्लिक कर जाए तो ठीक है। तो सर ना मैं कह रहा हूं अगर समझना तुमने अगर एडजेसेंट वर्टेक्स अगर सिलेक्ट कर लिए सर ना, जैसे अगर तुमने ये वाला और ये वाला अगर सिलेक्ट कर लिया तो सर ना अगर तुमने एडजेसेंट वर्टेक्स अगर सिलेक्ट किए हैं सोचो ट्रायंगल बनाने के लिए, जो तुम्हें ट्रायंगल बनाने के 3 वर्टेक्स सिलेक्ट करने थे, अगर तुमने एडजेसेंट वाले अगर सिलेक्ट कर लिए होते तो पक्का है सोचो ट्रायंगल और ऑक्टागन में साइड कॉमन आ जाएगा। देखो जैसे ये आ गया। अगर तुमने ये वाला और अगर ये वाला सिलेक्ट किया होता तो भी सोचो ये दोनों एडजेसेंट हो गए, तो भी सोचो क्या होता, ट्रायंगल का साइड और ऑक्टागन का साइड कॉमन आया था। सॉरी, है ना। तो शायद ये समझ में आ रहा होगा कि जो हम 3 वर्टेक्स सिलेक्ट कर रहे हैं अगर उसमें से समझना कोई भी 2 अगर एडजेसेंट हो गए तो पक्का है सोचो ट्रायंगल और ऑक्टागन का जो साइड होगा वो कॉमन आएगा। अब इसको जरा फील करने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो, कॉपी पेन में देखो और बनाने की कोशिश करो कि अगर तुमने सोचो कंसेक्यूटिव वाले अगर वर्टेक्स अगर सिलेक्ट कर लिए होंगे तो पक्का है सोचो कॉमन आएगा। ठीक है। तो अब सोचो हमें करना क्या था, हमें कोई भी साइड कॉमन नहीं चाहिए था, तो सोचो तुम क्या करोगे। मिस पक्का है कि अब हमें समझना कि जो भी 3 वर्टेक्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे उनमें से सोचो कोई भी 2 एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। सोचो कि अगर मैं एडजेसेंट वाला अगर ले रहा हूं तो पक्का क्या हो रहा है, साइड कॉमन आ रहा है। तो अगर मुझे साइड अगर कॉमन नहीं करना तो क्या करूंगा, इनमें से मैं 3 वर्टेक्स ऐसे सिलेक्ट करूंगा जो कि पक्का एडजेसेंट नहीं है, जैसे ये वाला, या तो ये 3, या तो सोचो ये वाले 3 कर लो, ये वाला और ये वाला। देखो मैं इस पक्का मैं 3 वर्टेक्स ऐसे सिलेक्ट करूंगा जिसमें कोई भी 2 एडजेसेंट नहीं हो। ये फील आया। अब इसके बाद क्वेश्चन सिंपल है, तो जरा ये फील करने की कोशिश करो, ये वही तो हो गया कि सोचो 8 लोग सर्कल में बैठे हुए हैं, इनमें से तुम्हें 3 लोगों को सिलेक्ट करना है सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट, जैसे ये और ये, जैसे ये वाला और ये वाला। सोचो ये तो क्वेश्चन हो गया कि 8 लोग सर्कल में हैं, इसमें तुम्हें 3 को सिलेक्ट करना है सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट। और कैसे करते हैं, तो पहले रो का आंसर लिख लो। तो रो में आंसर क्या आता कि अगर 8 लोग अगर रो में होते, 3 को सिलेक्ट करना है सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट, तो क्या करते, 8 लोगों में से 3 लोगों को साथ में नहीं बिठाना, तो 8 में से 3 को भगाया, 5 को बिठाया, उनके बीच में गैप कितने होते, 6। तो उन 6 गैप में से हम लोग क्या करते, 3 गैप सिलेक्ट करते। ये किसका आंसर होता, रो का, बट हमें आंसर किसका लिखना था, सर्कल का। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले में से 2 कम, नीचे वाले में से 2 कम, ये इसका आंसर होता। तो 63 माइनस 4 मीन्स कितना, 16। तो ध्यान देना, रट मत लेना, इसको फील करने की कोशिश करो। मैंने करा क्या कि हमने कैसे सोचा कि कब एडजेसेंट आ रहे हैं, कब एडजेसेंट नहीं आ रहे, ये सब फील करने की कोशिश करो कि भाई अगर एडजेसेंट अगर ले लेते तो पक्का दिख रहा था साइड कॉमन आया था। बस हमारा काम क्या हुआ कि एडजेसेंट नहीं लेना, और एडजेसेंट ले लेना में सिंपली क्वेश्चन कौन सा हो गया कि इनमें से तुम्हें 3 लोगों को सिलेक्ट करने सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट। और एक बार क्वेश्चन वो बन गया, उसका आंसर तो हमें अच्छे से निकालना आता ही है, वो हमने कर दिया सीधा सीधा। ठीक है, चलो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे चलें, आगे देखना। हाँ देखना, अगला देखना, अगला कंसेप्ट देखना क्या अपना, जैसे ना पहले इसको देखो थोड़ा अच्छे से। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास होते 5 ब्लू बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स और मान लेते 6 वाइट बॉल्स किसी बैग में। ठीक है, और सारे बॉल्स कैसे हैं, डिफरेंट है, ऑल बॉल्स आर डिफरेंट। ठीक है, समझ गए ना, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि सारे बॉल्स तुम्हारे कैसे थे, डिफरेंट थे। अब सुना, मान लो क्वेश्चन होता नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट ना 5 balls out of them, 5 balls out of them, इनमें से तुम्हें 5 बॉल सिलेक्ट करनी थी। ठीक है, और मान लो पहला केस होता एटलीस्ट 1 वाइट बॉल इन द सिलेक्शन, एटलीस्ट 1 वाइट बॉल इन द सिलेक्शन।
ठीक है, तो क्या करते, तो सर ना कम से कम एक वाइट बॉल सिलेक्शन मानी चाहिए, तो ऐसे कर दो कि 6 में से एक वाइट बॉल ले लेते हैं, 6C1। तो हमने क्या किया, 6 में से एक वाइट बॉल ले ली। अब बचे कितने बॉल्स, 5 ये, 4 ये और ये 5 ये, तो 5 4 9 और 5 14। बाकी 14 में से क्या करो, कितने लेते टोटल, 5 लेते ना, बाकी 4 और ले लो, ऐसे कर सकते थे। ये सही है कि नहीं है, कि टोटल हमें कम से कम एक वाइट बॉल चाहिए थी, तो हमने एक वाइट उठा लिया, बाकी फिर बचे 14 में से कोई भी 4 आ जाए तो उनमें पक्का वाइट भी आ सकते हैं, तो जो एक से ज्यादा वाइट वाले केस होते हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें आगे होंगे। ठीक है, तो शायद अगर याद होगा तो शायद समझ में आ रहा होगा कि ये जो आंसर होता है वो गलत होता है, समझ गए ना, क्योंकि इसमें ना चीजें रिपीट हो जाएंगी। या ये सोचो कि तुमने इसको भगवान वर्ष से यहां छोड़ दिया कि भाई तुम्हें एक वाइट चाहिए तो तुमने एक वाइट ले लिया, बाकी भगवान वर्ष से कुछ भी आ जाए, तो पक्का इसमें क्या होंगी, चीजें फिर रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, तो एटलीस्ट वाला क्वेश्चन है, तो या तो तुम एग्जैक्टली वाले केसेस बनाओगे। एग्जैक्टली वाले केसेस कैसे होते, कि या तो जो तुमने सिलेक्शन किया उन सिलेक्शन में एग्जैक्टली एक बॉल वाइट आई, या एग्जैक्टली 2 वाइट बॉल आई, या एग्जैक्टली 3 वाइट बॉल आई, या एग्जैक्टली 4 वाइट बॉल आई, या 5 के 5 वाइट बॉल आई। तो अगर या तो तुम एग्जैक्टली वाले केसेस बनाते हैं तो ये 5 केसेस बनाओ, या टोटल माइनस समथिंग करो कि टोटल तरीके कितने होते, 5 6 4 10 और 5 15, 15C5, ये टोटल तरीके होते। इसमें से हमें कौन से केसेस नहीं चाहिए, जब एक भी व्हाइट बॉल का सिलेक्शन नहीं हुआ था, और एक भी व्हाइट बॉल का सिलेक्शन अगर नहीं हुआ मींस पक्का हमने वो जो 9 थे इनमें से हमने क्या किए होंगे, 5 सिलेक्ट कर लिए होंगे। समझ गए, तो या तो तुम क्या करो, सीधा ये वाला केस माइनस कर दो। समझ गए, अगला देखना, सिलेक्शन शुड कंटेन ईच कलर। सिलेक्शन शुड कंटेन ईच कलर मीन्स हमने जो 5 बॉल सिलेक्ट करी हैं उसमें तीनों कलर मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है इसको कैसे करेंगे, तो सना तीनों कलर अगर होने चाहिए, ठीक है, तो सना कुछ ना समझ में आए तो केसेस हमेशा मौजूद है। तो देखो 3 कलर तो पक्का, एक ब्लू बॉल, एक ग्रीन बॉल, एक व्हाइट बॉल तो हमें लेना ही लेना है। ये चला कि एक ब्लू बॉल, एक ग्रीन बॉल और एक व्हाइट बॉल, ये तो हमें लेने ही लेने थे। बाकी जो बचे 2 बॉल्स हैं, सुना, बाकी जो बचे 2 बॉल्स हैं उन्हीं में तो हमें सोचना था। ठीक है, ठीक है, तो ये समझना, ये थोड़ा गंदा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें केसेस कुछ ज्यादा बन जाएंगे। केसेस हमने ऐसे बनेंगे, देखना कि हमने 3 ब्लू बॉल ली, ठीक है, एक ग्रीन एक व्हाइट, या हमने एक ब्लू बॉल ली, ठीक है, 3 ग्रीन एक व्हाइट, या हमने एक ब्लू बॉल ली, एक ग्रीन और 3 व्हाइट। ये तो समझना वाले केस थे जब समझना 3 एक टाइप के कलर के आए और बाकी 2 एक एक कलर के आए। देखो 3 एक टाइप के और बाकी 2 एक एक के, 3 एक टाइप के बाकी 2 एक एक टाइप के। या सोचो ये हो सकता था कि 2 एक टाइप के होते, 2 दूसरे टाइप के होते और एक डिफरेंट होता, मीन्स 2 ब्लू 2 ग्रीन एक व्हाइट, या 2 ब्लू 1 ग्रीन 2 व्हाइट, या 1 ब्लू 2 ग्रीन 2 व्हाइट। सोचो ये टोटल 6 तरीके बनते जिनसे हम लोग क्या कर सकते थे, ईच कलर उसमें मौजूद होता। ये फिल करने की कोशिश करो, इसके अलावा सोचो और कोई केस नहीं होगा। सोचो अगर हमें सारे कलर अगर मौजूद रखने हैं उसमें तो पक्का यही 6 केस बनेंगे। अब समय इनके आंसर लिखना बड़ी आसान है। देखो 3 ब्लू बॉल तो कितना होता, 5C3 4C1 6C1। इसका आंसर कितना होता, 5C1 4C3 6C1। इसका आंसर कितना होता, 5C1 4C1 6C3। इसका आंसर कितना होता, 5C2 4C2 और कितना 6C1। इसका आंसर कितना होता, 5C2 4C1 6C2 और लास्ट वाले का आंसर कितना होता, 5C1 4C2 6C2। ठीक है, तो इस केस का जो आंसर आता वो ये आता। ठीक है, ये समझ में आ सबको। हमने करा क्या, ये झिल तो रहा है ना, हो क्या रहा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करने के लिए सो ना कुछ हमें ऐसा करना पड़ता। ये चला मान लो ना क्वेश्चन होता एटमोस्ट है ना
3 blue balls in the selection. At most 3 blue balls in the selection. इससे कैसे करते हैं कि हमने जो 5 बॉल सिलेक्ट करी हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 ब्लू बॉल्स आनी चाहिए। तो वापस से एटलीस्ट या एटमोस्ट का क्वेश्चन है, तो या तो टोटल माइनस समथिंग या फिर एग्जैक्टली वाले केसेस। ठीक है, अब जरा देखते हैं एग्जैक्टली वाले केसेस क्या बनते हैं। इसने क्या कहा कि भाई उस सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा 3 ब्लू बॉल्स आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 ब्लू बॉल्स आनी चाहिए। तो सोचो क्या क्या हो सकता है, या तो उसमें एग्जैक्टली 0 ब्लू बॉल्स आई होंगी, या एग्जैक्टली 1 ब्लू बॉल आई होगी, या एग्जैक्टली 2 ब्लू बॉल आई होगी, या एग्जैक्टली 3 ब्लू बॉल आई होगी। सोचो, ज्यादा से ज्यादा उसमें 3 ही तो आ सकते थे, इससे आता नहीं सकते। समझ गए, ये होता है एग्जैक्टली वाला केसेस। इससे आंसर कितना आता, तो सुना अगर एग्जैक्टली 0 ब्लू बॉल्स हैं, मींस ब्लू बॉल्स हमें एक भी नहीं लेनी, तो जो बचे 10 थे उसमें से हमें क्या करने थे, 5 लेने थे। एग्जैक्टली 1 ब्लू बॉल आनी चाहिए थी, तो 1 ब्लू बॉल ले लो, एग्जैक्टली 1, तो 5C1। बाकी जो 4 हैं वो हमें इन दोनों से लेने हैं, तो कितना आएगा 10C4। एग्जैक्टली 2 ब्लू बॉल आनी चाहिए थी, तो एग्जैक्टली 2 ब्लू बॉल, तो कितना आएगा 5C2। ठीक है, और बाकी 3 हमें इनसे लेने थे, तो कितना आता 10C3। या एग्जैक्टली 3 ब्लू बॉल, तो कितना आता 5C3, और बाद बचे 2 इससे, तो 10C2। ये चला, इसका आंसर कुछ आता। ठीक है, या सोचो टोटल माइनस समथिंग कर लेते हैं। तो सर टोटल माइनस हमें कौन से केस नहीं चाहिए, हमें वो केस नहीं चाहिए थे जब हमने जो सिलेक्शन किया 5 बॉलों का उसमें 3 से ज्यादा ब्लू बॉल्स आ गई होती। मींस हमें माइनस करना पड़ता जब एग्जैक्टली 4 ब्लू बॉल्स आ गई उस सिलेक्शन में, या जब एग्जैक्टली 5 ब्लू बॉल्स आ गई उस सिलेक्शन में, तो जो ये 2 केस हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो टोटल कितना होता 15C5। इसमें से हमें वो केस माइनस करने हैं जब एग्जैक्टली 4 ब्लू बॉल्स आ गई, तो एग्जैक्टली 4 ब्लू बॉल्स आने का तो कितना होता 5C4, और बची 1 बॉल बाकी 10 में से, या जब 5 के 5 ब्लू बॉल आ गई तो कितना आता 5C5। ये 2 केस हमें इसमें से माइनस करने पड़ते हैं। और देखो सही बात भी है, इस सीरीज का जो एक्सपांशन है या सम है वो यही आता। फील करो, देखो इन दोनों का सम 5, 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 तो देखो टोटल आंसर कितना आता 15C5। सब ऊपर दोनों का सम, नीचे दोनों का सम। अगर सारे टर्म्स होते तो अब देखते क्या टर्म मिसिंग है या नहीं है। तो देखो पीछे जाओ, 5C1 5C0, पिछला टर्म कितना होता 5C-1, मींस इस साइड तो कोई भी टर्म मिसिंग नहीं था। आगे जाते हैं 5C2 5C3, अगला टर्म 5C4, अगला टर्म 5C5। तो ध्यान देना इसमें 2 टर्म मिसिंग थे, और सोचो वो 2 टर्म और कोई नहीं, यही 2 थे। पिछला, ठीक है, मींस कुछ भी ना आसान में है तो सीधा केसेस बनाओ। और ये हमेशा ध्यान देना कि अगर एटलीस्ट एटमोस्ट टाइप का क्वेश्चन है तो सीधा एग्जैक्टली वाले केसेस बनाओ, और कुछ ऐसे सोच के मैनेज कर दो। ठीक है, पक्का जो भी सीरीज बनेगी वो पक्का सॉल्युबल होगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा समझना, अब सर मैं तो क्वेश्चन को चेंज करता हूं। क्वेश्चन समझना तुम्हारा ये है, ये पार्ट तो भी सेम है कि 5 ब्लू बॉल्स हैं, 4 ग्रीन बॉल्स और 6 व्हाइट बॉल्स, और सारे के सारे बॉल्स कैसे हैं, डिफरेंट है। अब मान लो क्वेश्चन होता नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 1 or more balls, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 1 or more balls। ठीक है, मान लो पहला केस होता नो रिस्ट्रिक्शन। तो क्वेश्चन उठता है कि अब इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले तो ये फील करने की कोशिश करो कि पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। थोड़ा सा सोचो कि पिछले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या था। पिछले वाले क्वेश्चन में से ना हमें ये पता था कि हमें कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है। पिछले क्वेश्चन में दे रखा था कि तुम्हें इन 15 में से 5 बॉल्स को सिलेक्ट करना था, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन थे। लेकिन इस बार इसने क्या कहा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 1 or more बॉल्स। तो इसने कहा कितने तरीके से हम इसमें से या तो 1
या एक से ज्यादा बॉल्स उठा सकते हैं। मीन्स इस बार सर ना हमें ये नहीं पता कि हमें कितने बॉल्स उठाने हैं। अगर तुम एक बॉल उठाओगे तो वो भी एक सिलेक्शन है, दो बॉल्स उठाओगे वो भी एक सिलेक्शन होगा, तीन में भी सिलेक्शन होगा। तो तुम कुछ भी बॉल सिलेक्ट करोगे तो वो एक नया तरीका माना जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करें? ठीक है, तो ये फील करने की कोशिश करो। देखो कुछ भी ना समझ में आए तो केसेस तो सोच ही सकते हो कि भाई इसने कहा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर बॉल्स। तो सर केस क्या होते? या तो तुम इसमें से एक बॉल को सिलेक्ट करते, या तुम इसमें से दो बॉल सिलेक्ट करते, या तीन बॉल या चार बॉल। तो सर केसेस यही तो होते कि केस वन क्या होता कि तुमने इसमें से एग्जैक्टली एक बॉल सिलेक्ट किया होता, एग्जैक्टली एक बॉल का सिलेक्शन किया होता, या तुमने इसमें से एग्जैक्टली सोचो दो बॉल उठाए होते, या तुमने इसमें से एग्जैक्टली तीन बॉल्स उठाए होते। ऐसे करते करते लास्ट केस कितना होता है? या तो तुम इसमें से एग्जैक्टली सोचो 15 बॉल्स उठाए होते। सोचो पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें फिक्स था कि हमें 5 ही बॉल्स उठानी है। तो सोचो उसमें एक ही, सोचो इसी का एक सब पार्ट था एग्जैक्टली जब 5 बॉल्स का हमने सिलेक्शन किया होता, वो इसका एक सब पार्ट था। बट इस बार उसने ये नहीं कहा कि तुम्हें कितनी बॉल्स उठानी है, उसने बस ये पूछा कि तुम कितने डिफरेंट तरीके से इसमें एक या एक से ज्यादा बॉल उठा सकते हो। तो सो केस यही तो होते, या तो तुम इसमें से एक बॉल उठाते, या दो, या तीन, या चार, या 15 के 15। अब इनके भी सारे तरीके आएंगे। अब एग्जैक्टली एक बॉल उठाने के भी सोचो तरीके होते। सोचो इन 15 में से एग्जैक्टली एक बॉल उठाने के तरीके कितने होते? 15C1। ये चला। ये सोचो इनमें से एग्जैक्टली दो बॉल उठाने के तरीके कितने होते? 15C2। इनमें से एग्जैक्टली तीन बॉल उठाने के तरीके कितने होते? 15C3। तो शायद समझ में आ गया एग्जैक्टली 15 बॉल उठाने के तरीके कितने होते? 15C15। मुद्दा अब ये होता है कि हमें बीच में इनके प्लस लगाना है कि मल्टीप्लाई, इनके विषय में प्लस का यूज करूं कि मल्टीप्लाई का। सोचो, तो ये फील करने की कोशिश करो। ये हमने करा क्या? ये समझना हमने बेसिकली केसेस बनाए कि या तो हमने एक बॉल उठाया होता, या दो बॉल, या तीन बॉल। तो सोचो हमने केसेस बनाए, और जब भी केसेस बनाते हैं हम लोग क्या यूज करते हैं बीच में? प्लस। या तो ऐसे सोचो, या ऐसे फील करो कि सोचो अगर तुमने एग्जैक्टली एक बॉल का सिलेक्शन अगर उठा, या एक बॉल तुमने अगर सिलेक्ट कर लिया, तो क्या तुम्हारा काम खत्म हुआ या नहीं हुआ? सोचो इसने ये तो कहा था नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर बॉल्स। तो सोचो अगर तुमने एक बॉल भी अगर सिलेक्ट कर ली तो तुमने कुछ तो सिलेक्शन कर ही लिया है, मींस तुम्हारा ये काम हो चुका है। अगर तुमने दो बॉल उठा ली तो भी सोचो तुम्हारा ये काम हो चुका था। समझ गए? मींस हर एक चीज को करने पे तुम्हारा काम कंप्लीट हो रहा है, और अगर हर एक चीज को करने पे तुम्हारा काम अगर कंप्लीट हो रहा है मींस बीच में हम लोग किसका यूज करेंगे? प्लस का। या तो ऐसे सोच लो, या ऐसे सोच लो कि हमने केसेस बनाए थे, और जब भी केसेस बनाते तो फाइनली आंसर क्या होते हैं? सब में प्लस होते हैं। और अच्छी बात है इस सीरीज का सम हमें पता है कितना होता है? 2 की पावर 15 - 1। ये चला पहले क्वेश्चन सुना, क्वेश्चन है क्या? ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यह सुना। इसी को करने का एक और तरीका होता, देखो टोटल समय तुम्हारे पास 5 ब्लू बॉल्स थी, ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5। 4 ग्रीन बॉल्स थी, ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3, ग्रीन 4, और 6 व्हाइट बॉल्स थी, तो व्हाइट 1, व्हाइट 2, व्हाइट 3, व्हाइट 4, व्हाइट 5, व्हाइट 6। ये चला। और सुना सबके सब डिफरेंट थे। अब समझना मैं कह रहा हूं कि सोचो अगर हमने सुना ये नहीं फिक्स किया कि तुम्हें कितनी बॉल्स उठानी है, तो टोटल तरीके से ना, तो सोचो मैं कह रहा हूं जो भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, समझ ये अगर मान लो तुम्हारा सिलेक्टेड आइटम्स थे, समझे यहां पे तुम जो सिलेक्टेड बॉल्स हैं उनको रखोगे, तो सोचो इस डब्बे में या सिलेक्टेड बॉल्स जहां पे तुम्हें रखने हैं उसमें सोचो B1 के पास 2 ऑप्शन होते, या तो वो सिलेक्ट होता या वो नहीं होता। सोचो B2 के भी 2 ऑप्शन थे, या तो सिलेक्ट होता या सिलेक्ट नहीं होता। B3 के पास भी 2 ऑप्शन थे। सोचो सबके पास 2 ऑप्शन होते। ये फील करने की कोशिश करो कि हर एक बॉल के पास सोचो 2 ऑप्शन होंगे, या तो सिलेक्ट होगा या वो सिलेक्ट नहीं होगा। अब जरा ये फील करो कि ये जो मैंने लिखा उसमें ऑटोमेटिकली सारे केस आ चुके होंगे, है ना? ऑटोमेटिकली सारे केस आ चुके हैं। ये फील करने की कोशिश करना। समझना, जब सोचो B1 ने कहा होगा कि भाई मैं जाऊंगा, B2 ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, B3 ने कहा मैं नहीं जाऊंगा,
B4 ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, B5 ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, G1 और G2 ने कहा भाई हम जाएंगे, और बाकी सबने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे। तो सोचो ये ऑटोमेटिकली कौन सा केस हो गया, जब एग्जैक्टली हमने 3 बॉल्स का सिलेक्शन किया था, और उन 3 में भी कौन सा, B1, G1 और G2 का। सोचो, तो सिर्फ 15C3 में से एक केस वाला भी तो होता जब B1, G1 और G2 सेलेक्ट होते, तो देखो वो ऑटोमेटिकली इसमें आ गया। तो मैं इसमें सोचो कोई भी केस उठा लो, वो पक्का हम यहां बना सकते हैं। जैसे तुमने कहा कि सर एग्जैक्टली 5 में 5 व्हाइट आ गई होंगी, वो वाला केस इसमें आया होगा, वो केस इसमें कैसे आता, तो वो केस इसमें आ सकता था कि 5 व्हाइट बॉल्स आनी है, तो सिंपली हम लोग क्या करते, ये मना कर देते जान से, ये मना कर देते, ये मना कर देते, ये सब मना कर देते। व्हाइट 1 कहता मैं चला जाता हूँ, व्हाइट 2 कहता मैं चला जाता हूँ, मैं चला गया, मैं चला गया, मैं चला गया, देखो ऑटोमेटिकली ये वाला केस इसमें भी आ गया होगा। लेकिन सर इसमें चूंकि क्वेश्चन में कहा था कि 1 और मोर बॉल्स का सिलेक्शन हमें चाहिए था, तो सोचो इसमें ये वाला केस भी तो आ सकता था जब B1 ने भी मना कर दिया, B2 ने भी मना कर दिया, B3 ने भी मना कर दिया, सबने मना कर दिया होता। सोचो अगर सबने अगर मना कर दिया होता तो सोचो फिर इसमें एक भी बॉल नहीं आ पाती, बट हमें कम से कम एक बॉल का सिलेक्शन चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से वो एक केस माइनस कर देंगे जब एक भी बॉल, सभी बॉल ने मना कर दिया होता आने से। और देखो यहां भी हमने 15C0 नहीं लिया क्योंकि हमें कम से कम एक बॉल तो लेनी थी, तो 15C1 से हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा बताया, ठीक है, ये जिला। तीसरा देखना, तीसरा तरीका इसका सबसे जरूरी है, जो बिल्कुल आना ही आना चाहिए, क्योंकि इसी से हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान देना, मैं कह रहा हूं इस केस का आंसर मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 ब्लू बॉल्स थी, तो या तो 5 में से 0 ब्लू बॉल्स आती, या 1 ब्लू बॉल आती, या 2 ब्लू बॉल आती, या 5 ब्लू बॉल आती, इनटू 4 ग्रीन बॉल्स थे, तो या तो 4 में से 0 ग्रीन बॉल्स का सिलेक्शन, या 4 में से 1 ग्रीन बॉल का सिलेक्शन, या चारों के चारों ग्रीन बॉल्स का सिलेक्शन, या 6 व्हाइट में से 0 व्हाइट का सिलेक्शन, 6 में से 1 व्हाइट बॉल का सिलेक्शन, या 6 के 6 व्हाइट बॉल्स का सिलेक्शन। ये समझने की कोशिश करना कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसमें ऑटोमेटिकली ये सारे केसेस आ चुके होंगे। देखना कैसे समझना, इसमें हमसे कहा था कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर बॉल्स, तो सो केस ये सारे बनते, या तो एग्जैक्टली 1 बॉल सेलेक्ट करते, या एग्जैक्टली 2 बॉल सेलेक्ट होती, या 3 या 15 के 15 सेलेक्ट होते। ठीक है, तो सर ना अब मैं बताना चाहता हूं कि ये जो होता ये भी एग्जैक्टली इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझना कैसे, मान लो तुमने कहा सर एग्जैक्टली 2 बॉल्स का सिलेक्शन हुआ होता, ठीक है, उसका ऐसे हमने यहां के लिखा है 15C2, तो 15C2 तरीके होते। तो सर ना मैं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली 2 बॉल सेलेक्ट करने के जितने तरीके होते वो इसमें भी मौजूद होंगे। देखना सर ना, जब इन चीजों का मल्टीप्लाई करोगे तो सोचो जब इसका मल्टीप्लाई 5C2 का मल्टीप्लाई 4C0 के साथ होता, और उस 4C0 का मल्टीप्लाई 6C0 के साथ होता, तो जरा सोचो ये कौन सा केस है, जब तुमने 2 ब्लू बॉल्स ली होंगी, 0 ग्रीन बॉल्स और 0 व्हाइट बॉल, देखो वो केस इसमें आया होगा। सोचो 15C2 में और भी होते, ये चला। या समझना तुमने, समझना जब इसका मल्टीप्लाई 5C1 का मल्टीप्लाई 4C1 के साथ किया होता, और इसका मल्टीप्लाई 6C0 के साथ किया होता, तो सोचो वो केस कौन सा होता है, जब तुमने एक ब्लू बॉल लिया, सर एक ब्लू बॉल ली, एक ग्रीन बॉल ली और 0 व्हाइट बॉल ली, वो भी सोचो इसमें आया होता। तुमने कहा कि सर इसमें एक केस वाला भी आया होता जब पांचों के पांचों ब्लू बॉल सेलेक्ट हुई होंगी, वो केस इसमें कब आता, तो पांचों के पांचों ब्लू बॉल सिलेक्शन वाला केस कौन सा होता, जब 5C5 तुमने पांचों के पांचों ब्लू ले लिए, इसका मल्टीप्लाई इससे होता, इसका मल्टीप्लाई इससे होता, तो देखो 5C5 इंटू 4C0 इंटू 6C0, 5 ब्लू बॉल्स, 0 ग्रीन बॉल्स, 0 व्हाइट बॉल्स, तो देखो वो वाला केस भी इसमें आ गया होगा। ये चला, सोचो इसमें एक वाला केस आया होता जब पांचों के पांचों ब्लू बॉल और चारों के चारों ग्रीन बॉल सेलेक्ट हो गई होती और एक व्हाइट बॉल का सिलेक्शन हुआ होता, तो वो इसमें कब आता, जब इसका मल्टीप्लाई इससे होता 5C5 इंटू 4C4 इंटू 6C1, तो देखो पांचों ब्लू बॉल्स, चारों व्हाइट बॉल्स, तो चारों ग्रीन बॉल्स और एक व्हाइट बॉल, ये तो करते। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करो
कि इसमें समझना ऑटोमेटिकली ये सारे केसेस आगे होंगे। यही तो होता सोचो, या तो एक ब्लू बॉल सेलेक्ट होती, 2 ग्रीन बॉल और 2 व्हाइट बॉल, यही तो केसेस ऐसे बनाते या तो सोचो वो सारे के सारे इसमें मौजूद होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें सोचो एक वाला केस ही मौजूद होगा जब तुमने 0 ब्लू बॉल उठाई, 0 व्हाइट बॉल उठाई और 0 ग्रीन बॉल उठाई। देखो जब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई होता, और समझना जब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई होता तो सो वाला केस बनता है जब तुमने एक भी बॉल नहीं उठाई, तो वो केस हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। और देखो ये भी इनडायरेक्टली वही लिख रखा है, देखो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6 माइनस 1 मीन्स 2 की पावर 15 माइनस 1। तो समझना जब भी 1 और मोर बॉल्स का सिलेक्शन वाला केस हो तो हम लोग हमेशा कुछ ऐसे सोचने की कोशिश करेंगे। अभी और समझ में आ जाएगा, बस इतना समझने की कोशिश करो अभी कि कभी भी अगर 1 और मोर बॉल्स का सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा में तो हमेशा इतना इजी होगा नहीं, लेकिन इससे हमेशा इजी पड़ेगा। अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत फील आया, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल है इसमें। चलो अभी देखना क्वेश्चन देखोगे शायद समझ में आ जाए, ठीक है। आगे देखना, इसको हटा रहा हूं मैं, है ना, देखना जैसे ना ये इसी में देखना, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 और मोर बॉल्स सच दैट एवरी कलर इज प्रेजेंट इन द सिलेक्शन। मीन्स हमने सना ये नहीं लिखा कि हमें कितनी बॉल्स उठानी है, बट ये जरूर दिया है कि जो भी तुम सिलेक्शन करोगे उसमें हर कलर एक बार तो आना चाहिए कम से कम, समझ गए ना। तो इस बार सोचो अगर तुम केसेस अगर बनाते तो सोचो बहुत सारे केस बनते। सोचो जरा केस बनते क्या कि तुमने एक रेड बॉल उठाई होगी, एक ग्रीन बॉल, एक व्हाइट बॉल, या तो ये केस बनता, या 2 रेड बॉल, 1 व्हाइट बॉल, 2 ग्रीन बॉल, ये केस बनता। सोचो 3 ब्लू बॉल, रेड कहां से आ गया, ब्लू बॉल, ठीक है, या सो 3 ब्लू बॉल, 2 ग्रीन बॉल, 3 व्हाइट बॉल। तो जो ऐसे करते जाते बहुत सारे केसेस बनते। फील करने की कोशिश करो कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें कितनी बॉल्स उठानी है, बट ये है कि सारे कलर होने चाहिए। तो यही तो केसेस बनाते, 1 ब्लू, 1 ग्रीन, 1 व्हाइट, 2 ब्लू, 1 व्हाइट, 2 ग्रीन, ऐसे बहुत सारे केसेस बनते। ये फील आ रहा है। तो समझना उन्हीं सब केसेस को कंबाइन करके मैं इकट्ठा ये लिख सकता हूं, 5C1, 5C2, 5C5, 4C1, 4C2, 4C4 और 6C1, 6C2, 6C6। ये फील करने की कोशिश करना, ये तुमने जितने भी केसेस बनाए होंगे ना वो सब इसमें ऑटोमेटिकली आ गए होंगे। सोचो एक ब्लू बॉल, एक ग्रीन बॉल, एक व्हाइट बॉल, ये केस हमने बनाया होता, इसका आंसर क्या आता, देखो 5 में से एक ब्लू बॉल लेने का 5C1, 4C1, 6C1, ये तो होता। और देखो जब इसका मल्टीप्लाई इससे होता, इसका मल्टीप्लाई इससे होता, तो ऑटोमेटिकली वो मिल जाता। सोचो जो तुमने केस बनाया होता 2 ब्लू बॉल, 1 व्हाइट बॉल, 2 ग्रीन बॉल, इसका आंसर कितना आता, 2 ब्लू बॉल 5C2, 1 व्हाइट बॉल 6C1, 2 ग्रीन बॉल 4C2, 5C2, 4C2, 6C1। देखो ऑटोमेटिकली वो केस भी इसमें आया था, पिछला। तो सोचो इसमें सोचो तुम किन्हीं भी 2 का मल्टीप्लाई कर, वो एक नए केस को बता रहा होगा। देखो 5C5, 4C3, 6C2, 5 ब्लू बॉल, 3 ग्रीन बॉल, 2 व्हाइट बॉल, वो भी एक केस पक्का तुम बनाते। इस बार ये फील करने की कोशिश करो कि मैंने यहां से 5 से 0 हटा दिया, यहां से 4 से 0 हटा दिया और यहां से 6 से 0 हटा दिया। जरा फील करने की कोशिश करो ऐसा मैंने क्यों किया, कि जरा सोचो 5 से 0 अगर मैंने नहीं हटाया होता तो सर ये जब सोचो इससे मल्टीप्लाई होता 4C2 से, और ये सब ना जब 6C1 से मल्टीप्लाई होता, तो जरा सोचो कौन सा केस बनता, जब हमने 0 ब्लू बॉल्स उठाई होती, 2 व्हाइट बॉल उठाई होती और 2 ग्रीन बॉल उठाई होती और 1 व्हाइट बॉल उठाई होती, वो केस बन जाता। बट हमें तो सोचो वो केस चाहिए ही नहीं थे जब एक भी ब्लू बॉल ना उठे, और जब हमें वो चीज चाहिए ही नहीं तो मैंने क्या किया, सीधा इसको यहां से हटा दिया, ये चला। इसीलिए सोचो मैंने यहां 4C0 भी हटा दिया, क्योंकि अगर 4C0 अगर मल्टीप्लाई यूज करते, मीन्स वो कौन सा केस था जब हमने 0 ग्रीन बॉल्स का सिलेक्शन किया होता, तो वो भी हमें नहीं चाहिए था। इवन 6C0 भी हटा दिया। थोड़ा बहुत फील आ रहा है, हो क्या रहा है। और देखो अब जरा तुम लोग सोचने की कोशिश करना, मान लो था क्वेश्चन अभी भी ये, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर बॉल्स सच दैट, ठीक है, मान लो था एटलीस्ट 2 रेड बॉल्स, at least 2 blue balls in the selection,
इसका जरा फील करो कि इसका आंसर क्या लिखते हैं, कि हमें अभी भी एक से ज्यादा बॉल्स हटानी है, लेकिन उसमें कम से कम दो ब्लू बॉल्स तो होनी ही होनी चाहिए। क्या करेंगे? तो सोचो कम से कम दो ब्लू बॉल्स होनी ही होनी चाहिए। मैं सोचो हमेशा दो ब्लू बॉल, एक ग्रीन बॉल, एक व्हाइट बॉल, या दो ब्लू बॉल, जीरो ग्रीन बॉल, है ना, जीरो ग्रीन बॉल अलाउड है, तीन व्हाइट बॉल। तो सोचो इस बार से ना ब्लू बॉल सोचो तुम दो से कम तो पक्का नहीं उठाओगे, और अगर तुम दो से कम अगर नहीं उठाओगे तो पक्का 5C2 तो कम से कम आने ही आना है। मीन्स इस बार से ना जो मैं सीरीज लिखूंगा वो लिखूंगा 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। ये चला, ये था ब्लू बॉल्स के लिए। लेकिन सर ना व्हाइट और ग्रीन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, तो व्हाइट समझना 4C0, 4C1 से लेके 4C4, और ग्रीन के साथ भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये भी 6C0, 6C1 से लेके कितना 6C6। इसका आंसर ये आता। और ये कितना था 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, मीन्स 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 5C0 माइनस 5C1 मीन्स माइनस कितना 6। ये इस केस का आंसर आता। ये चल रहा है, ठीक है। अब मान लो इसी में क्वेश्चन अगर होता, ठीक है, एटलीस्ट 2 green balls in the selection, at least 2 green balls and at most 3 white balls. In the selection. अब जरा सोचो क्या करते कि जो भी तुम चीजें सिलेक्ट कर रहे हो उसमें कम से कम 2 ग्रीन बॉल्स होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 व्हाइट बॉल्स होनी चाहिए। तो इस वजह से ना ब्लू बॉल्स के साथ कोई दिक्कत नहीं थी, तो ब्लू बॉल्स कितने भी हो जाए तो या तो 0 सिलेक्ट हो जाते, या 1 सिलेक्ट होता, या 2 होता, या 5 हो जाते। लेकिन ग्रीन बॉल के साथ दिक्कत थी, इसने कहा कम से कम 2 ग्रीन बॉल तो आनी चाहिए। मीन्स कम से कम 2 ग्रीन बॉल तो उठाएंगे। मीन्स 4C0 और 4C1 यहां पर नहीं आएगा, तो 4C2, 4C3, 4C4। और इसने कहा एटमोस्ट 3 व्हाइट बॉल्स आनी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा 3 ही व्हाइट बॉल आनी चाहिए। तो या तो 0 व्हाइट बॉल, या 1 व्हाइट बॉल, या 2 व्हाइट बॉल, या 3 व्हाइट बॉल। ध्यान देना 64, 65, 66 नहीं आ सकते, क्योंकि अगर 64 अगर आ जाता और किसी से मल्टीप्लाई होता तो कौन सा केस बनता, जब हमने 6 में से 4 व्हाइट बॉल्स उठाई होती, बट हमें ज्यादा से ज्यादा 3 ही उठानी थी। मैं सीरीज को हम लोग यहीं तक लिखेंगे, बस ये फील करने की कोशिश करो, ठीक है। तो समझना ये एक काफी सही चीज है। जब हमें ये नहीं पता हो कि हमें कितनी चीजें सेलेक्ट करनी है, तो सीधा ये कर दो, अपने आप जो आना होगा आ जाएगा। ये चल रहा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, समझ गए। अब इसमें सोचो तुमसे कुछ भी पूछा होता, सब चीजों का आंसर लिख सकते हो। सोचने की कोशिश करो, कुछ भी पूछा होगा सीधा बस यहां इन्हीं में तो कंडीशन लगानी है, इनमें कंडीशन लगा दो, अपने आप जो आंसर आना होगा आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, आगे चलें। हाँ देखना ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें क्या था अपना, इफ 6 persons आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 couples, ठीक है, मीन्स 8 लड़के थे और 8 लड़कियां थी, इनमें से मुझे क्या करना था, 6 लोगों को सिलेक्ट करना था, ठीक है। तो पहला तो समझना बड़ा इजी था, नो रिस्ट्रिक्शन, कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं है तो सीधा 16 लोग थे, तो 16 में से सीधा किन्हीं भी 6 को सिलेक्ट कर लो। पहले पार्ट का सीधा इतना सिंपल से होता, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पार्ट देखना है इसका, नो कपल इन द सिलेक्शन, मीन्स हमने जो सारा 6 लोग सिलेक्ट किए हैं उसमें एक भी कपल फॉर्म नहीं होना चाहिए। अब इसको कैसे करते हैं? अब इसको करने के लिए या तो ऐसे देखना कि देखो 16 लोगों में से हमें 6 लोगों को सिलेक्ट करना, कोई भी कपल नहीं होना चाहिए। तो सोचो पहले बंदे को सिलेक्ट करने के जो तरीके होते वो 16 होते। देखो पहले बंदे को सिलेक्ट करने के 16 तरीके होते, लेकिन अगले बंदे को सोचो सिलेक्ट करने के लिए, देखो अब इनका जो जोड़ीदार होगा उसको नहीं ले सकते, तो टोटल दूसरे बंदे को सिलेक्ट करने के 14 तरीके होते। ये चला कि पहले बंदे हमने जो सिलेक्ट किया होगा उसका जो समझ गया पैर होगा उसको हम नहीं ले सकते, तो अगले को लेने के 4 तरीके होते। अगले को लेने के लिए सोचो ना वो इसका पैर ले सकते ना इसका पैर ले सकते हैं, तो 4 कम हो गए, तो 4 कम हो गए तो कितने होते 12। तो शायद से हमारा होगा अगले को लेने कितने होते 10, अगले को लेने के 8 और उसके अगले को लेने के 6। इतने डिफरेंट तरीके होते, लेकिन क्या ये आंसर सही है? सोचो जरा। सर मान लेते अगर 8 कपल्स होते तो M1 M2 8 मेल्स, M1 M2 M3 up to M8 और 8 फीमेल्स F1 F2 F3 up to कितना F8।
तो मान लो तुमने अगर यहां पे, ठीक है, मेल 1 सिलेक्ट किया होता, ठीक है, पक्का अगले में यहां पे F1 को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो मान लेते यहां पे तुमने M2 को सिलेक्ट कर लिया होता, फिर यहां पे M3 को कर लिया होता, यहां पे M4 को, यहां पे M5 को और यहां पे M6 को। इजला 16 में से कोई भी एक आ जाए तो मान लो M1 आ जाता, बचे 14 में से कोई भी आ जाए तो मान लो M2 आया था। एक केस सोचो इसमें रहा होता, सोचो ये जो होता है ये एक तरीका काउंट होता है इसमें। सोचो अगर 16 में से कोई भी एक आ जाए तो मान लो उस केस में पहले M2 आया था, फिर बचे 14 में से कोई भी आ जाए, उस केस में सोचो M1 आया था, फिर सोचो M3, M4, M5, M6 ऐसे आए थे। सोचो ये भी इसमें एक नया वे होता, लेकिन एक्चुअल में सोचो ये सिलेक्शन और ये सिलेक्शन दोनों तो सेम ही थे, लेकिन सोचो इसमें हमने इसको और इसको डिफरेंट वे में काउंट कर लिया होगा। सोचो सोचो इस वाले आंसर में हमने इस वाले वे को और इस वाले वे को डिफरेंट माना होगा, लेकिन एक्चुअल में तो दोनों सेम ही सिलेक्शन थे। इवन सोचो ऐसे बहुत सारे सेम आएंगे, सोचो M1, M3, M2, M4, M5, M6, M5, M6, M1, M2, M3, तो शायद समझ में आ रहा होगा ऐसे कितने सेम आते जितने डिफरेंट तरीके से हम लोग M1, M2, M3, M4, M5, M6 को अरेंज कर सकते हैं, और उनको अरेंज करने के टोटल 6 फैक्टोरियल तरीके होते हैं। मींस सेम केस सोचो 6 फैक्टोरियल बार रिपीट हो रहा होगा, मींस इसमें हमें एक करेक्शन फैक्टर लगाना होगा, कितने का, बाय 6 फैक्टोरियल का। ये चला क्यों किया मैंने, क्योंकि इसमें क्या वो एक ही केस कई बार रिपीट हो रहा था। ठीक है, समझ गए। एक तो तरीके से ना, अगर तुम इसको अगर ऐसे सोच रहे हो तो फिर तुम्हें इस वाले फैक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज। लेकिन सना इसको मैं ऐसे ना सोच के, जनरली सना मैं कैसे प्रेफर करता हूं, और देखना ये फील करने की कोशिश करो कि मुझे इन 8 कपल्स में से 6 पर्सन को सिलेक्ट करना था। तो सुनिए ये जो 6, या इसको ऐसे सोचो कि ये 8 फैमिलीज हैं, सोचो 8 फैमिलीज हैं और हर फैमिली में 2 लोग हैं, एक हस्बैंड एक वाइफ। ठीक है, तो सोचो मैं कह रहा हूं इन 8 फैमिलीज में से मुझे 6 पर्सन को सिलेक्ट करना है, और कोई भी कपल अगर नहीं होना चाहिए तो पक्का 6 के 6 जो होंगे वो सोचो डिफरेंट फैमिलीज को बिलोंग करेंगे। सोचो अगर कोई भी कपल अगर फॉर्म नहीं होना तो ये जो 6 के 6 होंगे वो डिफरेंट फैमिलीज को बिलोंग करेंगे, और अगर डिफरेंट फैमिलीज को बिलोंग करेंगे तो पहले क्यों ना मैं ये देख लूं कि इन 8 फैमिलीज में से कौन से वो 6 फैमिलीज हैं जिनके हम लोग एक एक पर्सन को सिलेक्ट करेंगे। इजला ये 8 क्या है, ठीक है, कि 8 फैमिलीज में से वो कौन सी 6 फैमिलीज हैं जिनके हम लोग एक एक बंदों को सेलेक्ट करेंगे। अब मान लो मैंने फैमिलीज फिक्स कर ली कि भाई फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3, फैमिली 4, फैमिली 5 और फैमिली नंबर 8, इन सब फैमिली से मैं क्या करूंगा, एक एक बंदे को सिलेक्ट करूंगा। अब पहली जो फैमिली थी उसमें से अब क्वेश्चन उठेगा कि हस्बैंड आएगा या वाइफ, दूसरी जो फैमिली थी उसमें से क्वेश्चन उठेगा कि हस्बैंड आएगा या वाइफ, तीसरे से भी क्वेश्चन उठेगा हस्बैंड आएगा या वाइफ, एंड सो ऑन। तो 6 के 6 में ये आ जाता। तो सोचो इस केस का जो आंसर होता वो सीधा 8 से 6 इंटू कितना, 2 की पावर 6 होगा। ये चला, सोचो समझ में हमने क्या किया अच्छे से, कि हमने क्या किया, पहले 8 फैमिलीज में से 6 फैमिलीज को सिलेक्ट किया। अब हर एक फैमिली से मैं क्या कर रहा हूं, एक एक बंदे को सिलेक्ट कर ले रहा हूं। तो एक एक बंदे को सिलेक्ट करोगे तो पक्का है कभी भी कपल फॉर्म हो ही नहीं पाएगा, और चूंकि कभी भी कपल फॉर्म नहीं हो पाएगा तो ये तुम्हारा आंसर होगा। ये चला, तो मैं जनरली इसको ऐसे प्रेफर करता हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर ऐसे करोगे तो बस वो फैक्टर ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, इसमें देखना अगर मान लो पूछा होता that exactly one couple in the selection, exactly one couple in the selection, कि हमने जो सिलेक्शन किया होगा उसमें exactly एक कपल आना चाहिए। तो देखो पहले तो क्यों ना मैं ये डिसाइड कर लूं कि इन 8 फैमिलीज में से कौन सी वो फैमिली है जिसके हमने दोनों बंदे उठा लिए। दोनों बंदे उठा लोगे तो पक्का कपल फॉर्म हो जाएगा। तो अब 2 बंदे आ चुके हैं। अब बचा क्वेश्चन क्या, अब बचा क्वेश्चन ये कि बचे जो 7 फैमिलीज हैं, समझ ना, 7 फैमिलीज और बचेंगी। उन बचे 7 फैमिलीज में से 2 आ चुके हैं, मींस 4 लोग मुझे और चाहिए, और वो चारों में से कोई भी 2 कपल नहीं होने चाहिए, क्योंकि देख रहा एक कपल हम उठा चुके हैं। तो बचे जो 7 फैमिलीज हैं उनमें से मुझे 4 लोगों को सिलेक्ट करना है ताकि कोई भी कपल फॉर्म ना हो। तो क्या करेंगे, ये जो 7 फैमिलीज हैं वापस से इनमें से पहले तो मैं वो 4 फैमिलीज चूज करता हूं जिसमें से मैं एक एक बंदे को उठा लूंगा। तो पहले मैंने उन 7 में से 4 फैमिलीज को सिलेक्ट किया। अब ये जो 4 फैमिलीज मैंने सिलेक्ट की हैं इनमें से हस्बैंड या वाइफ, हस्बैंड या वाइफ, हस्बैंड या वाइफ, हस्बैंड या वाइफ, ये और सिलेक्ट कर लूं कौन आएगा। तो पक्का है कि इन 4 में से ना कोई भी अब कपल फॉर्म नहीं हो पाएगा। ये चला, तो इस केस का आंसर कितना आता, 8C1
इंटू 7c4 इंटू कितना 2^4। तो शायद समझ में आ गया होगा हम लोग इसको कैसे कर रहे हैं। अगले में से अगर मान लो पूछा होता दैट एग्जैक्टली 2 कपल इन द सिलेक्शन, एग्जैक्टली 2 कपल इन द सिलेक्शन, तो क्या करेंगे? तो पहले तो क्या करो, सीधा इन 8 फैमिलीज में से 2 फैमिलीज ऐसे चूज करो जिनके तुमने दोनों उठा लिए, तो 2 कपल फॉर्म हो गए। बचे 6 फैमिलीज, उन बची 6 फैमिलीज में से हमें क्या करना था, 2 लोगों को सिलेक्ट करना और था, और वो दोनों कपल नहीं होने चाहिए थे। तो पहले 6 फैमिलीज में से क्यों ना मैं 2 फैमिली सिलेक्ट करूं और उन दोनों फैमिली का हस्बैंड या वाइफ ये सिलेक्ट कर लो। समझ गया है? तो शायद समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसी में देखना, अगर मान लो सुना, ये इसमें आगे सबको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो ना। इसी में देखना, मान लो सही में एक ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं इस बार तुम्हारे पास होते 5 कपल्स, ठीक है, 5 कपल्स हैं और तुम्हें क्या कराना है, एक टेनिस मैच करवाना है, एक टेनिस मैच उनके बीच में खिलवाना था, ठीक है, और एक्चुअल में एक मिक्स डबल टेनिस मैच, ठीक है, एक मिक्स डबल टेनिस मैच तुम्हें करवाना है। तो कितने डिफरेंट तरीके से तुम वो मैच करवा सकते हो? नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन, नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन। तो वैसा नहीं कुछ करना। मिक्स डबल मैच का मतलब ये है कि ये नेट है, तो इस साइड एक मैन या मेल एक फीमेल, इस साइड एक मेल एक फीमेल, ठीक है, ये होता है मिक्स डबल मैच, ठीक है। और ऑब्वियस बात है फर्क पड़ेगा कि एक टीम में कौन से लोग हैं, दूसरी टीम में कौन से लोग हैं, उससे फर्क पड़ेगा। समझ गए ना, ये मिक्स डबल टेनिस मैच होता है, ठीक है। तो हमें क्या कराना था, एक मिक्स डबल मैच कराना था। तो कितने डिफरेंट तरीके से हम करा सकते हैं। मान लेते पहला केस अगर होता कोई भी रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं है, तो फिर हमें मैच कराने के लिए बेसिकली क्या चाहिए, हमें 2 मेल चाहिए, 2 फीमेल चाहिए। और अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं है तो सोचो सीधा मैं 5 में से 2 मेल सिलेक्ट कर लूं, 5 मेल होंगे 5 फीमेल होंगे, और 5 में से 2 में फीमेल सिलेक्ट कर लूं, 5c2। तो 2 मेल सिलेक्ट हो गए, 2 फीमेल सिलेक्ट हो गए। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं मैंने M1 F1 और M2 और F3, समझ गए ना, ये 2 मेल सिलेक्ट कर लिए होते और ये 2 फीमेल सिलेक्ट कर ली होती, ठीक है। तो इस बार समझना, अब इसके बाद इनके बीच में मैच कराने के भी तरीके होंगे। क्योंकि सोचो M1 और F1 की अगर मैं एक टीम बना दूं और M2 और F3 की अगर मैं एक टीम बना दूं, या M1 और F3 की मैं एक टीम बना दूं और M2 और F1 की टीम बना दूं, तो देखो सेम इन्हीं चारों में सोचो मैच खिलाने के 2 तरीके होते, या तो ये या ये चला कि 2 मेल सेलेक्ट करने के बाद और 2 फीमेल सेलेक्ट करने के बाद भी इनके बीच में जो मैच कराने के जो तरीके होंगे वो 2 होंगे। ऐसे सोच लो कि M1 के साथ कौन टीम अप करेगा, या F1 या F3, तो 2 तरीके होंगे। तो इसके बाद इनके बीच में जो मैच कराने के जो तरीके होंगे उसमें एक इंटू 2 और आएगा, ये चला, ठीक है। इसमें आ गया ना। मान लो होता है इसमें अगला दैट एग्जैक्टली 1 कपल, या फिर ऐसा होता मान लो नो कपल प्ले इन द सेम मैच, नो कपल प्ले इन द सेम मैच। सेम मैच में ना कोई भी कपल नहीं होना चाहिए। तो वापस से सेम मैच में अगर कोई भी कपल अगर नहीं होना चाहिए तो पहले 5 में से 2 मेल ले लो। ऑब्वियस है जिन 2 फैमिली के तुमने 2 मेल लिए होंगे उन फैमिली की फीमेल्स नहीं आ सकती, तो 2 फीमेल्स लेने के कितने तरीके होते हैं, 3c2। अब सो ना 2 मेल आ गए 2 फीमेल आ गए, लेकिन वापस से इनके बीच में मैच कराने के अभी भी कितने तरीके होंगे, 2 तरीके होंगे। और पक्का है उनमें से कोई भी तुम्हारा से ना कपल नहीं फॉर्म हो रहा होगा। ये चल गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसी मान लो अगर होता एग्जैक्टली 1 कपल प्लेज इन द मैच, एग्जैक्टली 1 कपल प्लेज इन द मैच, तो क्या करते, तो देखो एक हमें कपल खिलाना था तो सीधा 5 में से एक कपल ले लो पूरा, मेल भी उसका ले लिया फीमेल भी उसी का ले लिया। अब एक और मेल चाहिए था 4c1, एक और फीमेल चाहिए थी तो कितना 3c1,
ठीक है, अब वापस से 2 मेल आ गए 2 फीमेल आ गए, तो वापस से इनके बीच जो मैच कराने के जो तरीके होते हैं वो कितने होते हैं, 1/2 और करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे साथ शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चले। चलो आगे देखना। हाँ देखना, ये कुछ 3 क्वेश्चन है, इनको ट्राई करो। पहला क्या है, 5 केमिस्ट्री बुक्स हैं, 4 मैथ्स बुक्स हैं, 3 फिजिक्स बुक्स हैं। ऑल आर डिफरेंट, सारी बुक्स डिफरेंट है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 और मोर बुक्स, इनमें से सना 1 और मोर बुक्स सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, सच दैट अ फिजिक्स बुक इज ऑलवेज सिलेक्टेड। अगला, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट इज ऑलवेज सिलेक्टेड। टाइप मतलब सब्जेक्ट समझ लेना इसको, इज ऑलवेज सिलेक्टेड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक बैग है जिसमें क्या है, n रेड बॉल्स हैं और n ब्लू बॉल्स हैं। बॉल्स सारे डिफरेंट हैं, सारी बॉल्स तुम्हारी कैसी हैं, डिफरेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ क्या लिखा है, एम्प्टीइंग द बैग। हमें क्या करना है, हमें पूरे बैग को खाली करना है। समझ के, नंबर ऑफ वेज ऑफ एम्प्टीइंग द बैग, हमें पूरे बैग को खाली करना था। और करना कैसे था, टेकिंग आउट 2 बॉल्स एट ए टाइम साइमल्टेनियसली। मीन्स इसमें से 2-2 बॉल निकाल के हमें क्या करना था, इस बैग को खाली करना था। समझ गए, तो इसके कितने तरीके होंगे। तीसरा, आउट ऑफ 6 पेयर्स ऑफ शूज 4 आर टू बी सिलेक्टेड। समझ गए ना, नो पेयर इज फॉर्म, एग्जैक्टली 1 पेयर इज फॉर्म। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लो 10 मिनट के लिए और इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, है ना। ठीक है, तो पहले ये कर दो, ये सब सिंपल है। तो 6 पेयर ऑफ शूज में से 4 को सिलेक्ट करना, नो पेयर इज फॉर्म। तो 6 में से समझे टोटल, इसको भी ऐसे जो भाई कपल वाला क्वेश्चन हो गया कि 6 कपल्स थे जिसमें से 4 को सिलेक्ट करना था ताकि कोई भी पेयरिंग ना हो। तो 6 में से क्या करो, 4 फैमिलीज को सिलेक्ट करो और उस फैमिली का राइट जूता या लेफ्ट वाला जूता, राइट वाला या लेफ्ट वाला, राइट वाला या लेफ्ट वाला, राइट वाला या लेफ्ट वाला, वो सिलेक्ट कर लो। अगला, एग्जैक्टली 1 पेयर इज फॉर्म। तो 6 में से एक पूरा का पूरा पेयर सिलेक्ट कर लो। बचे 5 में से तुम्हें 2 उठाने जिसमें पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। तो 5 पेयर्स में से 2 पेयर्स को सिलेक्ट करो और उन दोनों पेयर्स का राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट। समझ गए, तो पहला पार्ट तो बड़ा इजी था, ये भी इजी था। वापस से वही 1 और मोर सिलेक्शन का क्वेश्चन है। तो फिजिक्स बुक इज ऑलवेज सिलेक्टेड। तो देखो केमिस्ट्री के लिए कोई दिक्कत नहीं, तो केमिस्ट्री वाला या तो 0 सिलेक्ट हो जाए या 1 हो जाए या 2 हो जाए या 5 हो जाए। ठीक है, मैथ्स के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, तो या 0 मैथ्स या 1 मैथ या चारों मैथ्स। बट फिजिक्स वाला कम से कम 1 होना चाहिए था, तो कम से कम 1 होना चाहिए था, तो 3C0 नहीं आएगा, तो 3C1, 3C2, 3C3, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 3 -1, ये इसका आंसर होता पहले पार्ट का। अगले का, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच टाइप। तो सब में से क्या करो, 0 वाला पार्ट हटा दो। तो 5C1 से लेके 5C5, तो 2 की पावर 5 -1, 4C1 से लेके 4C4, 2 की पावर 4 -1, और 3C1 से लेके 3C3 मीन्स कितना, 2 की पावर 3 -1। सेकेंड पार्ट का आंसर अपना कुछ ही आता। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखना, ये अच्छा था। पहले तो इसमें देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ वेज का मतलब क्या है। सुना, क्वेश्चन क्या है, एक बैग है जिसमें n रेड बॉल्स और n ही ब्लू बॉल्स हैं। अब हमें क्या करना था, इस बैग को एम्प्टी करना था। तो ध्यान देना, हमारा काम यहां पे क्या है, एम्प्टीइंग द बैग, ये हमारा काम था। ठीक है, और काम को करना कैसे था कि हर बार मुझे 2-2 बॉल करके निकालना था। तो सोचो सामने अगर जो देख रहा है वो क्या सोचेगा, सोचो तुमने अगर मान लो पहले R1 R2 निकाला, फिर ब्लू 1 ब्लू 2 निकाला, फिर R3 R4 निकाला, फिर ब्लू 1 R5 निकाला, तो सोचो वो हर बार ये देख रहा होगा कि जैसे तुमने 2 बॉल्स निकाली तो उसने देखा कि भाई ये एक तरीके से ये 2 बॉल निकली, फिर अगली 2 बॉल कौन सी वो निकाली। तो पहले तो ये फील करने की कोशिश करो कि अगर तुमने पहले में R1 R2 निकाला होता, फिर अगले में मान लो ब्लू 1 और ब्लू 2 निकाला होता, अगले में फिर मान लो R3 और ब्लू 3 निकाला होता, एंड सो ऑन, अगर मान लो ऐसा कुछ पैटर्न बनता। या सोचो पहली बारी में जो 2 बॉल्स निकलती वो मान लो ब्लू 1 ब्लू 2 होती, अगले 2 में जो निकलते मान लो वो R1 और R2 होता, फिर अगले में जो निकलते मान लो वो R3 और B3 होता, और फिर ऐसे सो ऑन ऐसे। तो ये सोचने की कोशिश करो कि क्या ये तरीका और ये तरीका सामने बैठा वाला बंदा डिफरेंट गिनेगा या सेम गिनेगा। इसलिए निकलेगा कि पहले तुमने हाथ डाला निकाला तो ये 2 निकली, फिर दूसरे बार में हाथ डाला ये 2 निकली,
फिर हट डाला, ये निकाला, फिर ये निकली। तो एक तरीका बैग को एम्प्टी करने का ये था। ऐसे दूसरा तरीका क्या होता कि पहले तुमने हाथ डाला और ये दोनों निकली, फिर अगली बार में ये दोनों निकली, फिर अगली बार में ये दोनों निकली, फिर ये दूसरा तरीका होता। तो क्या ये दोनों डिफरेंट तरीके होंगे या नहीं होंगे? सिंपल से कॉमन सेंस की चीज है। तो देखो सामने वाले बंदे को देखो, उसको डिफरेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा। सामने वाले बंदे के हिसाब से पहले इस वाले तरीके में तुमने पहले दो में R1 और R2 निकला था और इस बार में B1 और B2 निकला है। तो ध्यान देना बिल्कुल सही है, ये तरीका और ये तरीका दोनों डिफरेंट काउंट होंगे। कीजिए मैंने क्या करा, ठीक है। और चूंकि समझना ये डिफरेंट काउंट होंगे, तो देखो हम लोग एक एक करके काम कर लेते हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इन n में से कोई भी दो बॉल निकाल लो। तो कितने तरीके होते हैं, सॉरी टोटल 2n बॉल्स हो गए ना। तो 2n में से कोई भी दो बॉल निकाल लो तो कितना आता, 2nC2। समझ गए? अब बच्चे कितने बॉल्स होंगे, 2n-2। उन 2n-2 में से भी मैं क्या कर रहा हूं, दो बॉल्स और निकाल ले रहा हूं। फिर जो बचे 2n-4 हैं उनमें से मैं दो बॉल्स और निकाल ले रहा हूं। फिर बचे जो 2n-6 हैं उनमें से मैं दो बॉल्स और निकाल ले रहा हूं। एंड सो ऑन करते करते ऐसे 2C2 तक। ये चला। क्वेश्चन है बीच में यहां क्या, मल्टीप्लाई या प्लस, मल्टीप्लाई या प्लस, क्या लिखूं? तो ध्यान देना हमारा काम जो था वो बैग को एम्प्टी करना था। तो जब तक पूरा बैग एम्प्टी नहीं हो जाता बीच में हमेशा मल्टीप्लाई आएगा। ये चला। तो इस केस का जो आंसर होता वो ये होता, ठीक है। ये चला। और इस बार ध्यान देना मुझे किसी भी फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं देना पड़ेगा। ये क्यों, ये इसलिए सोचो पहले दो जो तुम सिलेक्ट करते मान लो R1 R2 होता, अगले दो जो तुम सिलेक्ट करते मान लो B1 B2 होता, एक केस ही आता। या पहले दो में मान लो B1 B2 आया था, अगले दो में मान लो R1 R2 आता। तो ध्यान देना ये तरीका और ये तरीका ये वाकई में दोनों डिफरेंट है। अभी बताता है क्यों, समझ गए ना। इसलिए सर ना मुझे यहां पे फैक्टोरियल से डिवाइड देने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ गए ना कि अगर ये तरीका और ये तरीका सेम अगर आ जाते, समझ गए ना, तो क्या करता, कुछ एक्स्ट्रा आ जाते तो हमें कुछ हटाना पड़ता। बट इस केस से ना कुछ हमें हटाना नहीं पड़ेगा, तो सीधा सीधा यही आंसर होता। ये समझ में आया मैंने क्या करा, ठीक है। तो होप समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर, ठीक है। तो तुम लोगों को जो CT नंबर 5 हो गया, 6, 7, 8, CT नंबर 8 करना है इसमें होमवर्क में जो अगली CT है ना उसमें CT नंबर 8 करना है, ठीक है। समझ गए? ठीक है, चलो मिलते हैं क्लास में ना।